हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और वर्ल्ड हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर टू के इम्पैक्ट्स को आज हमें समझना है। आज हमें समझना है कि जो वॉर रही पूरी, उसके कोर्स ऑफ वॉर को तो हम समझ लिए, हमने पिछले टॉपिक में कवर किया है, राइट, कि युद्ध के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी। आज हमें समझना है कि उन घटनाओं का इम्पैक्ट क्या रहा, इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग रन तक इम्पैक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड पर क्या रहा, राइट। क्योंकि हमने वर्ल्ड वॉर तो कह ही दिया इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, सो आज हम समझते हैं कि पूरे ग्लोब पर इन कॉन्फ्लिक्ट्स का जो है वो इम्पैक्ट क्या है, और फिर हम उसको धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, राइट। सो आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। स्टडी आईक्यू के चैनल पर आप अगर जाएंगे तो आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चौहान, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं पिछले सेशंस को। पिछले सेशन देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर वन से पहले के जितने भी सेशंस हैं, फिर उसके बाद इंटर वॉर पीरियड और वर्ल्ड वॉर टू तक अगर आप थॉरली एक सीरीज की तरह पढ़ते हुए नहीं आएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहली बात तो मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी को, कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स तो इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा मेन एम्फेसिस रहता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर, राइट। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोज प्रीवियस सेशंस। उसके अलावा उन सेशंस में जो मैंने सवाल पूछे होते हैं, मुझे उनके आप जवाब कमेंट के माध्यम से ज़रूर देंगे और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। आपको सेशन अच्छे लगे, बुरे लगे, या जैसा भी आप फील करते हैं, राइट। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो वर्ल्ड वॉर टू के इम्पैक्ट्स हमें समझने हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड के तौर पे तो हमने वर्ल्ड वॉर टू पढ़ी ही है ना। वर्ल्ड वॉर टू से पहले जो इंटर वॉर पीरियड है, हमने वर्ल्ड वॉर, खासतौर पे वर्ल्ड वॉर वन के बाद देखा। मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वॉर वन के बाद हिटलर आया, और वर्ल्ड वॉर वन यानी कि 1919 ट्रीटी ऑफ वर्सली से लेकर हिटलर के शक्ति में आने के बीच का जो पीरियड है, इस पीरियड में जितनी भी एलाइज शक्तियां हैं, उन्होंने सिचुएशन को डीएस्केलेट करने की कोशिश करी, क्योंकि एलाइज जो है वो वॉर नहीं चाहते थे, लेकिन जर्मनी जो है वो नाराज था, और हिटलर ने इस जर्मन लोगों के नाराजगी का फायदा उठाते हुए उनको यूनिफाई किया, और हिटलर ने जर्मनी को फिर से एक इंपीरियलिस्टिक शक्ति में कन्वर्ट किया। और हमने देखा कि किस तरह जर्मनी ने सबसे पहले राइनलैंड को कैप्चर किया, फिर ऑस्ट्रिया को, फिर चेकोस्लोवाकिया को, फिर जब पोलैंड को कैप्चर करने की कोशिश करी तो वर्ल्ड वॉर टू हमारा छिड़ गया। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर ली हैं। हमने देखा है कि वर्ल्ड वॉर वन से लेकर 1934 तक किस तरह जो है वो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट आप कह सकते हैं, राइट, अपीज करने की कोशिश की गई जर्मनी को, और सिचुएशन को डीएस्केलेट करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद जापान के एग्रेशन की वजह से, फॉलोड बाय इटली के एग्रेशन की वजह से, हिटलर ने या जर्मनी ने भी जो है वो एग्रेशन किया, और इवेंचुअली जो जितने भी इवेंट्स हैं दे कल्मिनेटेड इनटू वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सो विश्व युद्ध के पूरा कोर्स मैंने आपको समझाया था कि किस तरह जर्मनी ने सबसे पहले क्या किया, पोलैंड पर अटैक किया, फिर उसके बाद डेनमार्क के रास्ते नॉर्वे को एक्वायर किया, फिर फ्रांस को एक्वायर किया, राइट। फिर उसने गलती कर दी ब्रिटेन पर बॉम्बार्डिंग करके, और फिर उसने रशिया पर अटैक कर दिया, और वहां से जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गया हिटलर का, राइट। फिर उसके अलावा इटली के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह इटली ने अफ्रीका पर जो है वो अटैक किया। जापान ने जो साउथ ईस्ट एशिया में जो कॉलोनीज है, जितनी भी इंपीरियलिस्टिक कॉलोनीज उन सबको लगभग जो है वो अपने कंट्रोल में लिया। तो ये सारी चीजें हम पिछले सेशन में एस्टेब्लिश कर चुके हैं। आज हमें देखना है कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा, राइट। तो सबसे पहली चीज देखते हैं, हैवी लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि लोगों की बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो मरे हैं। ये बात जो है वो बिल्कुल भी छुपाई नहीं जा सकती। बहुत सारे इतिहासकारों ने डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, लेकिन बहुत लोगों की जान गई है। पहला पॉइंट देखिएगा, अबाउट 12 मिलियन सोल्जर, 12 मिलियन तो सोल्जर मरे हैं लगभग, वर किल्ड, ठीक है। सो 12 मिलियन सोल्जर्स किल्ड इन एक्शन, KIA। ये केवल मरे हुए सोल्जर्स की संख्या है, जो घायल हुए हैं उनकी नहीं। केवल 12 मिलियन सोल्जर्स तो मरे हैं, वर किल्ड, एंड 25 मिलियन सिविलियंस मरे हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जितने भी यूरोपियन शक्तियां हैं वो क्यों पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉलो कर रही थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन से पहले का जो 50 साल थे उसमें यूरोप ने युद्ध नहीं देखा था, राइट। सो लोग जो हैं वो वर्ल्ड वॉर वन को या वॉर को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज किया लोगों ने। लेकिन जब पहला विश्व युद्ध हुआ और उसमें जब लाखों के हिसाब से लाशें घर आने लगी, तब लोगों को महसूस हुआ कि ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है ये बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग है। मॉडर्न वॉरफेयर में पुराने वॉरफेयर के मुकाबले बहुत ज़्यादा क्षमता है सिविलियंस की हत्या करने की,
राइट, क्योंकि यहां पर सिविलियंस को मारे जाने का एक नया ट्रेंड वर्ल्ड वॉर वन से ही एस्टेब्लिश हो गया था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन से पहले कि जितने भी युद्ध हुए हैं, केवल ना ही केवल यूरोप में, लेकिन अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिकाज में जितने भी युद्ध हुए वहां पर सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान तो होता था, लेकिन डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जाता था। वर्ल्ड वॉर वन में सिविलियंस को मारा गया, वर्ल्ड वॉर टू में बहुत बड़े लेवल पर सिविलियंस को मारा गया। और यही डर था एलाइज शक्तियों का या अन्य कंट्रीज का भी, नॉट जस्ट एलाइज, जो सेंट्रल फोर्सेज है उनका भी डर था कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड अगर फिर से ग्रेट वॉर छिड़ता है तो अब की बार सिविलियंस को मारा जाएगा बड़ी संख्या में। ठीक है, और नॉट जस्ट उनके ऊपर जो है वो मिलिट्री मतलब एक्शन लिया गया, यानी कि मिलिट्री एक्शन से मरे, उसके अलावा दे वर किल्ड बिकॉज ऑफ हंगर एंड डिसीजेस। बीमारियां जो फैली युद्ध के दौरान, बीमारियां फैलती हैं, राइट, और भूखमरी जो फैली है। और हॉलोकॉस्ट को मैं अलग से कवर करूंगा। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि सर पिछले सेशन में आपने हॉलोकॉस्ट की बात नहीं करी, ठीक है, इस बार भी, इस सेशन में भी मैं हॉलोकॉस्ट की बात नहीं करूंगा, उसके लिए एक अलग से सेशन लूंगा। ठीक है, तो भूखमरी से लोग मरे। क्यों भूखमरी से क्यों मरते हैं लोग युद्ध के दौरान? क्योंकि जितनी भी कंट्रीज युद्ध में इंडल्ज रहती हैं वो अपने सभी रिसोर्सेज को, क्योंकि टोटल वॉर कहा जाता है, और टोटल वॉर के केस में सभी रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाता है युद्ध की तरफ। यानी कि जनता के पास कुछ भी अनाज नहीं बचता, वो सारा अनाज जो है वो सैनिकों की तरफ जाता है, और सभी पूरे राष्ट्र के सभी रिसोर्सेज को झोंक दिया जाता है युद्ध में, युद्ध के लिए जो है वो रिसोर्सेज प्रिपेयर करने के लिए, या चाहे वो हथियार हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो मशीनरी डेवलप करनी हो, चाहे बर्तन ही क्यों ना बनाने हो, राइट। सो इससे भुखमरी फैलती है, क्योंकि बेरोजगारी, देखिए रोजगार भी बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं बढ़ता, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो रोजगार मिला है लोगों को उसका वेतन उन्हें मिले, राइट। और पॉपुलेशन के कुछ प्रतिशत हिस्से को रोजगार मिलता है, बाकी पॉपुलेशन जो खास तौर पर पीजेंट होती है वो तो भूखमरी का शिकार होती ही है। उसके अलावा शहरों में, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, लाशें, लाखों के हिसाब से लाशें बिछी होती हैं, तो उनसे बीमारियां बहुत फैलती हैं। ठीक है, और सैनिक जो हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वो अपने साथ बीमारियां लेकर जाते हैं, उस वजह से भी बीमारियां फैलती हैं जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं। ठीक है ना, अबाउट 24 मिलियन पीपल, 24 मिलियन पीपल बिकेम इंजर्ड। अब ये इंजर्ड की संख्या है, 12 मिलियन तो सोल्जर मरे, 25 मिलियन तो सिविलियन मरे, और 24 मिलियन पीपल बिकेम इंजर्ड एंड हैंडीकैप्ड इन बैटल। ठीक है, हैंडीकैप हो गए, क्योंकि देखिए सभी सोल्जर्स तो मरे नहीं होंगे, कुछ के जो है वो अंग बाह जो है वो कटी हुई होंगी, टूटी भी होंगी, राइट, तो वो हैंडीकैप हो गए बैटल से। और सबसे डेवास्टेटिंग जो आप ये मान सकते हैं कि जिससे सबसे ज्यादा भय और भविष्य के लिए भी भय रहा, वो है एटॉमिक बॉम्ब्स। ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप्ड बाय यूएस इन हिरोशिमा एंड नागासाकी रिजल्टेड इन 160,000 या 1,60,000 कैजुअलिटीज एंड डिस्ट्रॉयड द होल सिटी। ठीक है, पूरी की पूरी ये सिटीज तबाह हो गई और लगभग 1,60,000 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन ये तो इमीडिएट उनकी डेथ हुई। उसके बाद जो कई जनरेशंस जो हैं वो क्रिपल्ड पैदा हुई हैं, उनकी तो गिनती हमने की ही नहीं अभी, राइट। सो एटॉमिक बॉम्ब का गिरना, मैंने आपको बताया था, अंत में जो एलाइज हैं वो एक एक करके जो है वो आइलैंड दर आइलैंड जापान से छीनते जा रहे थे, और फिर लास्ट में उन्होंने सोचा कि पूरे जापान को हम कवर करेंगे, उसमें बहुत लंबा खिंच जाएगा वॉर, इससे बढ़िया जो है वो एटॉमिक बॉम्ब्स गिरे जाते हैं एंड स्ट्रॉन्ग आर्म किया जाए जापान को कि वो सरेंडर कर दे, और इसीलिए जापान ने सरेंडर किया भी। ठीक है, सो हैवी लॉस ऑफ लाइफ एक एस्पेक्ट है, एक इंपैक्ट है किसका? वर्ल्ड वॉर टू का। वर्ल्ड वॉर वन का भी है, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में वर्ल्ड वॉर वन के मुकाबले ज्यादा जाने गई लोगों की। सो हम एक एक करके पॉइंट उठा रहे हैं। सो इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू में पहला पॉइंट हमने उठाया हैवी लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, जो कि किस वजह से हुआ? युद्ध की वजह से तो हुआ ही। युद्ध में सिविलियंस एज वेल एज सोल्जर्स की मृत्यु हुई, उसके अलावा बीमारियों की वजह से, हंगर की वजह से, ठीक है, जितने भी कंसिक्वेंसेस युद्ध अपने साथ लेकर आता है उससे बहुत लोगों की जाने गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपैक्ट जो है वो है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। केवल जान का नहीं, माल का भी नुकसान हुआ, राइट। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिस्ट्रॉयड ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस बार जो है वो बहुत की रोल अदा किया कि इन्होंने एयरप्लेन्स ने, और एयरप्लेन्स के माध्यम से बॉम्ब्स को ड्रॉप किया जा रहा था सिटीज पर। और ऐसा नहीं है कि एक दो प्लेन्स आ रहे हैं,
सैकड़ों के हिसाब से प्लेन्स आकर पूरी की पूरी सिटीज को तबाह कर दे रहे हैं, राइट। सो ऐसा नहीं है, शुरुआत में देखिए जब बॉम्बिंग्स होने लगी तब तो जो है वो मतलब लोगों की मृत्यु ज्यादा हुई, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रों ने जो है वो उसके लिए तरीके खोज लिए, जैसे कि टनल्स बना ली गई, ठीक है, जमीन के नीचे टनल्स बना ली गई और उन टनल्स में लोगों को जैसे ही मतलब एयरप्लेन्स या बॉम्बर्स किसी शहर की तरफ बढ़ते तो पहले से सायरन्स बजा दिए जाते थे, ठीक है, एयर हॉर्न्स बजा दिए जाते थे और तुरंत जो है वो जनता उन टनल्स में जाकर छुप जाती थी। ऊपर अगर बॉम्बिंग्स हो भी रही है तो केवल शहर का नुकसान होता था, इंफ्रा का नुकसान होता था, जाने कम जाती थी रिलेटिवली किससे, जो शुरुआत में बॉम्बिंग्स हुई हैं, जो पहली बार जो बॉम्बिंग्स हुई है वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। सो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, शहर के शहर बर्बाद हुए। कहां कहां पर, किन किन कंट्रीज पर, तो आप कह सकते हैं ब्रिटेन मेजरली, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, ठीक है, जो डायरेक्टली और एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे युद्ध में इन राष्ट्रों में। उसके अलावा जापान की कॉलोनीज या जापान के आइलैंड्स पर, ठीक है, यूएस के कुछ आइलैंड्स पर, और जो साउथ ईस्ट एशिया में अन्य जो आइलैंड्स वहां पर भी बॉम्बिंग्स हुई हैं, लेकिन मुख्यतः इन देशों पर, ठीक है। यूएसएसआर भी रख लीजिए, यूएसएसआर में भी बॉम्बिंग्स हुई हैं, ठीक है। और आसपास के जो देश हैं जैसे पोलैंड है, ठीक है, उसके अलावा चेकोस्लोवाकिया है, इन सब देशों में भी बॉम्बिंग्स हुई हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो बड़े राष्ट्र इंडल्ज थे, राइट, उनकी सिटीज को ज्यादा बॉम्ब किया गया है, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, यूएसएसआर, जापान और यूएस के आइलैंड्स। मेनलैंड यूएस पर बॉम्बिंग नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। यूएस की जो पैसिफिक में होल्डिंग्स थी वहां पर बॉम्बिंग हुई है, ठीक है, जैसे कि पर्ल हार्बर, हवाई मतलब। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट $1000 बिलियन, 1000 बिलियन डॉलर्स का वह स्पेंट इन वॉर, खर्च किया गया युद्ध में, राइट। किसमें, युद्ध में जितना भी खर्चा होता है कुल मिला के $1000 बिलियन का खर्चा एस्टिमेट किया जाता है। अमेरिका अलोन हैड स्पेंट 350 बिलियन, देख रहे हैं आप, 350 बिलियन 1940s में 350 बिलियन बहुत ज्यादा बड़ी रकम थी, और अमेरिका अलोन ने 350 बिलियन और टोटल जो है वो 1000 बिलियन खर्च किए गए। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि जो यूरोपियन शक्तियां हैं वो ड्रेन हो गए, उनकी वेल्थ जो है वो खत्म हो गई। उन्होंने अपनी कॉलोनीज से, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन का एग्जांपल लें तो भारत से उसने जितना कमाया था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने खर्च कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 में, और पहले वर्ल्ड वॉर 1 में भी खर्च किया था। सो दैट मीन्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भयानक इकोनॉमिक जो है वो डिप्रेशन जाने होने वाला था, किसके लिए, इन यूरोपियन शक्तियों के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा अपने फॉर्च्यून का खर्च चुके थे, और अब इन्हें जो है वो अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए दूसरी शक्तियों पर जो है वो डिपेंडेंट रहना पड़ा। तो धीरे धीरे आज हम उस पूरे कर्व को डेवलप करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज देखिएगा, द वॉर हैड कंप्लीटली और पार्शियली डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स। अब देखिए इंफ्रा की क्या क्या नुकसान हुआ, तो बिल्डिंग्स हो गए, रोड्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉरशिप्स एंड फाइटर प्लेन। देखिए प्रॉपर्टी में आप क्या क्या चीजें रख सकते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को रख सकते हैं और पोजेशंस को रख सकते हैं, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या, आपकी बिल्डिंग्स हो गई, पब्लिक बिल्डिंग्स, प्राइवेट बिल्डिंग्स, रोड्स हो गए। रोड को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है युद्ध के दौरान, क्योंकि एक टैक्टिक रहती है कि दुश्मन की सेना जो है वो मूव ना कर सके, तो रोड्स को खोद देना, ब्रिजेस को तोड़ देना, ठीक है, डैम्स को तोड़ने की कोशिश करना, उसके अलावा रेलवे लाइंस को उखाड़ देना, वॉरशिप्स को, तो जो बैटल्स हुई हैं जितनी भी, चाहे वो अटलांटिक की बैटल्स हो, ठीक है, समंदर में, महासागरों में, या पैसिफिक की बैटल्स हो, या बाल्टिक सी की बैटल्स हो, नॉर्थ सी की बैटल्स हो, यहां पर जो है वो वॉरशिप्स को डुबाया गया है बड़े लेवल पर, ठीक है। तो नुकसान हुआ है सभी देशों का, ऐसा नहीं है कि केवल हारने वाले या जीतने वाली शक्ति का नुकसान हुआ है, सभी देशों का जो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, एंड नॉट जस्ट डायरेक्टली लेकिन जो इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व थे, जैसे भारत जैसा देश है तो भारत की भी संपत्ति का नुकसान हुआ है। अब भारत के मेनलैंड इंडिया में आकर युद्ध नहीं हुआ, लेकिन रिसोर्सेज तो भारत से भी ले जाए गए युद्ध के दौरान, राइट। तो भारत में भी आप मान सकते हैं कि रिसोर्सेज की हानि तो हुई है, प्रॉपर्टी ना कहा जाए तो, लेकिन रिसोर्सेज की हानि तो भारत या भारत जैसी अन्य जो यूरोपियन शक्तियों की कॉलोनीज हैं साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे कि डच ईस्ट इंडीज है और इंडो चाइना है, ठीक है, और जो अफ्रीका की कॉलोनीज हैं, आज हम उनको मैप के माध्यम से देखेंगे, उन सबको जो है वो नुकसान तो हुआ ही है। सो इसीलिए तो वर्ल्ड वॉर कहा जाता है ना, क्योंकि भले ही युद्ध जो है वो यूरोप में लड़ा गया हो, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 स्पेसिफिकली तो यूरोप में लड़ा गया, वर्ल्ड वॉर 2 तो फिर भी अफ्रीका और एशिया में लड़ा गया,
लेकिन वर्ल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इम्पैक्ट है, खास तौर पे जो इकोनॉमिकल जो इम्पैक्ट है वो क्या है, वो ग्लोबल है, राइट। ये बात हम समझते हैं, इसीलिए वर्ल्ड वॉर कहा गया। आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी दूसरा इंपैक्ट है। सो लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ वीकनिंग ऑफ ट्रेड। अब इकोनॉमी वीक देख लेते हैं कैसे हुई। सो ट्रेड जो है वो वीक हो गया। अब देखिए, मैंने आपको हमेशा से एंशिएंट ट्रेड रूट में आपको दिखाता रहा हूं, ठीक है। सो अगर हम छोटा सा एक मैप बनाएं, यहां पर ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये आ गया यूरोप आपका, ये आपका अफ्रीका, ये आपका एशिया, और ये आपका साउथ ईस्ट एशिया, और यहां पर आपका इंडिया भी है, ठीक है। सो जो ट्रेड का ट्रेंड है वो हम भली भांति जानते हैं कि यहां से प्रोड्यूस हो रहा है, या यहां से रॉ मटेरियल, इधर से रॉ मटेरियल जा रहा है कहां पे, यूरोप में, और नॉर्थ अमेरिका में भी यूएसए के आने के बाद नॉर्थ अमेरिका भी प्रोड्यूस कर रहा है काफी बड़े लेवल पर, और जो भी प्रोड्यूस तैयार हो रहा है फिर वो वापस जो है वो एशियाटिक कंट्रीज में भी जा रहा है, यूरोप में भी जा रहा है। सो दैट मीन्स ये जो पूरा ट्रेड का सर्कल है ये ऑलरेडी हम डेवलप कर चुके हैं भली भांति। सो विश्व युद्ध में नुकसान किसे हुआ, यूरोपियन कंट्रीज को हुआ बहुत ज्यादा। अफ्रीका और जो इंडिया समेत जो साउथ ईस्ट एशियाटिक कंट्रीज हैं, इनमें खास तौर पर जो साउथ ईस्ट एशियाटिक कंट्रीज हैं, दे वर इन्वॉल्व इन बैटल्स इन वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि जापान ने यहां पर एग्रेशन किया था, राइट। नॉर्थ अमेरिका की भूमि पर युद्ध नहीं लड़ा गया, लेकिन इकोनॉमिकल असर तो उन्हें भी पड़ा है। तो आइए देखते हैं ट्रेड पर किस तरह का असर है। तो आई होप आप ये पूरा ट्रेड समझते होंगे कि कौन सी कंट्रीज जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है वो प्रोड्यूस कर रही हैं। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस कैसे, जो यूएस है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, कुछ हद तक स्पेन और पोर्तुगल इंडस्ट्रियलाइज्ड है, ठीक है। इटली है, बेल्जियम, डेनमार्क, ठीक है। उसके अलावा यूएसएसआर कुछ हद तक इंडस्ट्रियलाइज हो गया है। ये जो बड़े इंडस्ट्रियल नेशंस है, जापान है, ठीक है, ये बड़े इंडस्ट्रियल नेशंस हैं और इनकी इंपीरियलिस्टिक या इनकी कॉलोनीज हैं। उन कॉलोनीज से ये उठाते हैं क्या, रॉ मटेरियल, ठीक है, और अपने देशों में प्रोसेस करते हैं उसको, उससे जो है वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं और वापस उन्हीं कॉलोनीज में जाकर बेचते हैं। तो ये पूरा ट्रेड का सर्कल मैंने आपको सिखाया है। अगर आपने थॉरली मेरे सेशंस फॉलो किए हैं ना, तो आप भली भांति समझते हैं इस पूरे ट्रेड को कि ये कैसे काम करता है। मुझे ज़्यादा इस पर जो है वो स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेगुलरली मेरे सेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिक फंडा, जो ट्रेड किस तरह ट्रेड काम कर रहा है, ठीक है, इंपीरियलिस्टिक नेशंस का, ये आप भली भांति समझते होंगे, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ट्रेड कैसे वीक हुआ। नाउ द वॉर सीवियरली इंजर्ड द नेचुरल रिसोर्स सप्लाई एंड द इकोनॉमी ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी। देखिए जर्मनी से तो उसकी इंपीरियलिस्टिक होल्डिंग्स वर्ल्ड वॉर 1 में ही छीन ली गई थी, राइट। ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में इस कदर जो है वो उतर गए थे, और क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रांस को तो लगभग क्या पूरा ही फ्रांस जो है वो जर्मनी के कंट्रोल में था। तो फ्रांस का जितनी भी फ्रांस की होल्डिंग्स थी, वहां से जो भी कमाई आ रही थी वो जर्मनी के पास ही जा रही थी वर्चुअली, राइट। और ब्रिटेन युद्ध में वर्ल्ड वॉर 1 से ही इतना ज्यादा कर्जे में था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसको अपनी सारी या ज्यादातर जो है वो पोजेशंस को युद्ध में झोंकना पड़ा, और काफी ड्रेन हो गई ब्रिटेन की इकोनॉमी भी, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी केवल युद्ध के दौरान ड्रेन हुई ऐसा नहीं है। युद्ध खत्म होने के बाद जो कॉलोनीज हैं, उन कॉलोनीज को पता चल गया, जितनी भी ब्रिटेन की कॉलोनीज है, खासतौर पर जैसे कि इंडिया और जो अफ्रीकन कॉलोनीज है, उनको धीरे धीरे पता चल गया कि ब्रिटेन हो गया कमजोर और अब हमारे पास मौका है डीकोलोनाइजेशन का, और वो आजाद हुई। तो इवेंचुअली हुआ क्या कि ब्रिटेन की कॉलोनीज जो है वो उससे छूट गई। तो जो इकोनॉमिक रेमेडी ब्रिटेन को मिल सकती थी उसकी कॉलोनीज से, वो उसको नहीं मिली, क्योंकि डीकोलोनाइजेशन हो गया बड़े लेवल पर, राइट। सो देखिए फिर से पढ़ते हैं पॉइंट, अब समझ आएगा आपको। द वॉर सीवियरली इंजर्ड द नेचुरल रिसोर्स सप्लाई। नेचुरल रिसोर्स सप्लाई जो है वो कहां से मिल रहा था, इन कंट्रीज की कॉलोनीज से मिल रहा था, एंड द इकोनॉमी ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। अब ये कॉलोनीज ही इनसे धीरे धीरे छूटने लगी, तो नेचुरल रिसोर्स की सप्लाई छूट गई, राइट। नाउ दीज कंट्रीज हैड प्रीवियसली डोमिनेटेड द वर्ल्ड ट्रेड मार्केट। ये कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड ट्रेड मार्केट को डोमिनेट करती थी। क्यों? क्योंकि इनकी जो इंपीरियलिस्टिक पोजीशंस है इनको काफी मुनाफा देती थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी इनकी कुछ जो है वो इंपीरियलिस्टिक पोजीशंस कमजोर हुई, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो इनकी कॉलोनीज जो है वो लगभग 10 या 15 साल के भीतर इनसे छूटी गई पूरी की पूरी, ठीक है। आगे एक मैप में आपको मैं दिखाऊंगा, राइट। सो ये जो दो कंट्रीज है, खासतौर पे ब्रिटेन और फ्रांस, अब ये ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं थे।
सो दैट मीन्स पुराने ठेकेदार चले गए तो नए ठेकेदार अब खेल में आएंगे। वो जो नए ठेकेदार खेल में आए हैं उनका नाम है यूएसए और यूएसएसआर। ये जो दो नए खिलाड़ी खेल में आएंगे आज हम इनको समझेंगे। ठीक है, पुराने खिलाड़ी कौन है हमारे? ब्रिटेन और फ्रांस। और वर्ल्ड वॉर टू में इनके रिसोर्सेस इतने ड्रेन हो गए कि ये रिकवर ही नहीं कर सके। ठीक है, एंड नाउ टू न्यू कंट्रीज हु हैड बीन रिलेटिवली अनहार्म्ड। रिलेटिवली अनहार्म्ड क्यों रहा? देखिए, मेनलैंड यूएसए पर तो अटैक हुआ ही नहीं। ठीक है, और यूएसएसआर का भी केवल वेस्टर्न, मतलब यूएसएसआर का रख लीजिए तो यूएसएसआर का वेस्टर्न वाला हिस्सा जो है वो इफेक्ट में रहा। ईस्टर्न वाला हिस्सा जो है वो कोई भी असर नहीं रहा। नॉट इवन जापान अटैक्ड ईस्टर्न यूएसएसआर, साइबेरिया वाले रीजन को, राइट। और जो वेस्टर्न यूएसएसआर में नुकसान हुआ वो बहुत जल्दी रिकवर कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर ने क्या खेला था। मान लीजिए अगर ये यूएसएसआर है और यहाँ पर ये आपका ये लेनिनग्रेड है, ये आपका क्रुस्क आ गया, ये आपका मॉस्को है और ये आपका स्टालिनग्रेड है, तो केवल इसी रीजन में युद्ध चल रहा है। यूएसएसआर ने क्या किया था? अपनी सारी इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर लिया था ईस्ट में, इस जगह पर सेंट्रल साइबेरियन रीजन है, और फिर अपनी इंडस्ट्रीज के माध्यम से उन्होंने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज किया, मिलिट्री इक्विपमेंट्स की संख्या बढ़ाई, और फिर जब उन्होंने रिटेलिएट किया तो जर्मनी हैंडल नहीं कर सका। और सर्दियां, मैंने आपको बताया था ना, रशिया की सर्दियां और सर्बिया जो साइबेरियन रीजन है यहां से सैनिकों को लाया गया था, और उन्होंने जर्मन्स को ढूंढ ढूंढ कर पीटा, क्योंकि जर्मन्स के पास उस तरह के बहुत सिंपल सी सप्लाई, उनके पास विंटर कोट्स ही नहीं थे उस लेवल के कि -30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, या नॉट जस्ट -30 लेकिन -40 तक भी जाता है कई रीजन में, तो राइट, उसको हैंडल कर सके। तो ये मैंने आपको वर्ल्ड वॉर टू वाले हिस्से में सब कुछ समझाया, राइट। जो आउटब्रेक ऑफ वॉर वाला जो पार्ट हमने जस्ट पहले किया है खत्म, राइट। सो यूएसए और यूएसएसआर वर रिलेटिवली अनहार्म्ड, क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा युद्ध नहीं हुआ था, राइट। और यूके, फ्रांस तो पूरा ही बर्बाद फिर से हुआ, जर्मनी भी पूरा बर्बाद फिर से हुआ, राइट। इन देशों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो दैट मीन्स अब ये रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कॉलोनीज इनसे छिनती गई धीरे धीरे, इसलिए ये रिकवर भी नहीं कर सके। इसलिए नए खिलाड़ी जो भर कर आए वो क्या क्या थे, कौन कौन से थे? यूएसएसआर एंड यूएसए, राइट। took their places during the war, took their places the Soviet Union, USSR and United States। समझते हैं हम ये बात? भली भांति समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। The USSR had only been damaged on its western side. The east side was completely unharmed. Not even Japan attacked the east side of USSR। ठीक है, The US had only sent its armies over to Europe. None of the fighting had taken place on American soil। यूएस के मेनलैंड पर कोई युद्ध नहीं हुआ था, उसके सोल्जर्स यूरोप में लड़ने गए थे केवल, राइट, और पैसिफिक में जो लड़ रहे थे, इसके अलावा यूएस को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये चीज हम भली भांति समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ द वॉर एक्चुअली बूस्टेड द अमेरिकन इकोनॉमी। देखिए, वॉर से अमेरिकन इकोनॉमी बूस्ट होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अमेरिकन क्या खेल खेल रहे हैं, दोनों साइड के पक्षों को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जर्मनी को जो है वो इस बार रिसोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, इस बार केवल वो जो एलाइज हैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते रहे। तो बेसिकली हो क्या रहा था, अगर एलाइज में कौन कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी बेल्जियम, नीदरलैंड, इन सबको अगर जर्मनी से लड़ने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो इनके पास तो धीरे धीरे, और इनकी कॉलोनी से तो रिसोर्सेज आना धीरे धीरे कम हो गया। सो अब यहां पर जो है वो नया सप्लायर आता है यूएस। तो यूएस ने इनको भर भर के रिसोर्सेज दिए, नॉट जस्ट मॉनेटरी मतलब पैसा प्रोवाइड किया, लेकिन हथियार, फूड सप्लाई, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करी। तो इससे हुआ क्या, बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पर इंडस्ट्रियल बूम आ रहा है फिर से यूएस में। इस तरह का इंडस्ट्रियल बूम जापान में भी आया था वर्ल्ड वॉर 1 में, और वर्ल्ड वॉर 1 में भी यूएस में इंडस्ट्रियल बूम आया था। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 एज वेल एज वर्ल्ड वॉर 2 दोनों विश्व युद्ध में यूएस ने इंडस्ट्रियल बूम भोगा है, क्योंकि यूएस जो है वो एक अटलांटिक पार करके, और मेनलैंड यूएस में युद्ध नहीं हुआ, राइट। ये जो मतलब दूरी है ना मेनलैंड यूरोप से, ये ब्रिटेन भी इंजॉय कर रहा था वर्ल्ड वॉर 1 तक, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में एयरप्लेन्स के आ जाने की वजह से ये जो दूरी है ब्रिटेन की, ये किसी काम की नहीं रही। लेकिन यूएस रिलेटिवली फिर भी दूर है ना।
सो आई होप ये यूएस की इकोनॉमी बूस्ट कर गई, ये फंडा आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि सप्लाई घट गई ना, मतलब डिमांड बढ़ गई और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से सप्लाई घट गई, तो अब सप्लाई जो है वो देने के लिए यूएस आ गया। जिस तरह जापान जो है वो सप्लाई देने के लिए, ईस्टर्न कंट्रीज में जापान जो है वो सप्लाई देने के लिए खड़ा हुआ था और इसीलिए जापान की इकोनॉमी भी बूस्ट करी थी, राइट। उसी तरह यूएस की इकोनॉमी वर्ल्ड वॉर 1 में भी और वर्ल्ड वॉर 2 में बूस्ट करी है। प्लस फायदा ये देखिए, मल्टीफोल्ड फायदा यूएस को, उसके बाद फिर इसने लोन दिए भर भर के, राइट, और अपने डेप्ट के सर्कल में इन यूरोपियन कंट्रीज को फंसाया। इनफैक्ट ब्रिटेन तो 2006-7 में आकर वर्ल्ड वॉर 2 के जो डेप्ट्स हैं उससे उभरा है यूएस के, यानी कि यूएस के पैसे 2007 में जाकर चुकाए हैं पूरे ब्रिटेन ने। तो समझ रहे हैं आप, उनको सप्लाईज भी दे रहे हैं, वहां पर लड़ भी रहा है, अपना इंडस्ट्रियल गेन भी बढ़ा रहा है, ठीक है, और फिर युद्ध के बाद उनको लोन में भी फंसा के रख रहा है ताकि उनकी इकोनॉमी को यूएस कंट्रोल भी करता रहे। यही सेम काम दूसरी साइड यूएसएसआर करना चाह रहा था कि हम सबको लोन दें और हम सबकी इकोनॉमी को रेगुलेट करें अपने हिसाब से। और इन दो बड़ी शक्तियों के बीच का जो टकराव है, जो कि कभी ओपनली नहीं हो सका, उसी को हमने कोल्ड वॉर कहा है। आइए समझते हैं आगे, राइट। नाउ एंडिंग द ग्रेट डिप्रेशन, देखिए इकोनॉमिक बूम आया तो ग्रेट डिप्रेशन खत्म हुआ, एंड अलाउइंग द यूएस टू बिकम अ सुपर पावर इन द पोस्ट वॉर ग्लोबल मार्केट। अब यूएस की बात इतने बड़े लेवल पर क्यों मानी गई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकोनॉमीज जो एलाइज हैं उनकी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए पैसा किसने दिया? पैसा दिया यूएस ने, और जो पैसा देता है उसी की बात माननी पड़ती है, राइट। क्योंकि पैसा देना बंद कर दे तो एलाइज को, अगर यूएस पैसा देना बंद कर दे तो एलाइज को खाने के लिए यूएसएसआर बैठा है इस साइड, समझ रहे हैं? तो आगे समझते हैं इस सारे फंडे को। सो आई होप ग्लोबल मार्केट को यूएस ने क्यों डोमिनेट किया, कुछ बेसिक आइडिया आ गया होगा आपके दिमाग में। धीरे धीरे हम उसको और एलोबरेट करेंगे उस आइडिया को, ठीक है, जुड़े रहें। आगे देखते हैं। नाउ डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इन 2 ब्लॉक्स। अब विश्व जो है वो 2 ब्लॉक्स में बट ही गया, जिसको हमने कोल्ड वॉर कहा है। समझते हैं अब वो 2 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं ये भी समझेंगे। नाउ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इन 2 ब्लॉक्स, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। देखिए मुख्य तौर पर कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट जो है वो 2 ब्लॉक्स हमने कहा है। कैपिटलिस्ट राष्ट्र कौन से हैं? जो कि यूएस के सपोर्ट में है, और कम्युनिस्ट राष्ट्र कौन से हैं? जो कि यूएसएसआर के सपोर्ट में है, या जिसके बैक पे यूएस खड़ा है, और कम्युनिस्ट राष्ट्रों के बैक में कौन खड़ा है? यूएसएसआर। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट की जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो क्या है कि कैपिटलिज्म कहता है, कैपिटलिज्म मैंने आपको भली भांति समझाया क्या कहता है कैपिटलिज्म, ठीक है, कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एक ओपन मार्केट हो जिसमें सभी इन्वेस्ट करें, मोनोपोली ना क्रिएट हो, राइट। और जो कहने का मतलब नॉट जस्ट गवर्नमेंट तो इन्वेस्ट करे ही, लेकिन उसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वेस्ट करे। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूं, सभी इन्वेस्ट करें, सभी पैसा लगाएं और सभी मुनाफा कमाएं, ऐसा कहता है कैपिटलिज्म। तो अगर सभी इन्वेस्ट करेंगे और सभी मुनाफा कमाएंगे तो ज्यादा लोगों तक प्रॉस्पेरिटी पहुंचेगी। दूसरी साइड कम्युनिज्म क्या कहता है कि जो स्टेट है वही सारे बिजनेसेस को ओन करे तो ही सही रहेगा, ताकि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी जनता में बराबरी से हो सके, ऊंच और नीच का कोई सीन ना रहे, फाइनेंशियल मतलब डिफरेंसेस घट जाए और पूरी सभी जनता में फाइनेंशियल डिफरेंसेस, ये जो बैलेंस है, ठीक है, ये जो बैलेंस है, फाइनेंशियल बैलेंस क्रिएट होगा सभी जनता में। ये फाइनेंशियल बैलेंस कौन क्रिएट, इसको मैंडेट करके और इसको जो है वो गवर्न करने का काम कौन करेगा? स्टेट करेगी, ठीक है। सो आगे मैं आपको कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक फंडा ये है कि कैपिटलिज्म कहता है कि मार्केट ओपन होना चाहिए सबके लिए, कम्युनिज्म कहता है कि स्टेट कंट्रोल करेगा मार्केट ताकि सभी लोगों में बराबर बटे, ताकि स्टेट ध्यान रख सके कि सभी लोगों में रिसोर्सेज बराबरी से बट रहे हैं, राइट। सो इसमें क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं नहीं है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन मोटे तौर पर आप कहें कि यूएस वर्सेस यूएसएसआर है, ठीक है। यूएस आपका, यूएस और यूएस के साथी जो देश हैं वो कैपिटलिस्ट नेशन है, और यूएसएसआर और यूएसएसआर के साथी जो देश हैं वो कम्युनिस्ट देश हैं या सोशलिस्ट देश हैं, ठीक है। नाउ द कैपिटलिस्ट ब्लॉक वाज लेड बाय यूएसए वेयर एज द कम्युनिस्ट ब्लॉक वाज लेड बाय सोवियत यूनियन, ये हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं। व्हाइल द सोवियट्स sought to export the communist ideology to other countries of the world, that the US tried to consolidate its grip over the countries of the world while also trying to counterbalance the Soviet influence. देखिए
अब यहां पर पॉलिटिकली क्या हो रहा है, राइट? यूएसएसआर चाहता है कि सभी देशों में मैं कम्युनिज्म फैलाऊं, ज्यादा से ज्यादा देश जो हैं वो कम्युनिस्ट राष्ट्र बदले, मैं कन्वर्ट हूं, ठीक है? और यूएसए ये चाहता है कि कम्युनिज्म ना फैले, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा देशों में कम्युनिज्म ना फैले। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा देश जो हैं वो यूएसए के कंट्रोल में होने चाहिए इकोनॉमिकली, राइट? तो यहां पर अगर आप देखें तो दोनों ही पक्ष एक ही काम करना चाहते हैं, वो कंट्रोल और रेगुलेट और मैंडेट करना चाहते हैं अन्य राष्ट्रों की इकोनॉमी अपने अकॉर्डिंग, राइट? नॉट जस्ट इकोनॉमी बट ऑल्सो पॉलिटी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिनेरियोज जो है वो हर एक या ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रों की इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिनेरियोज को कंट्रोल करना चाहता है बोथ यूएसएसआर एंड यूएसए, ठीक है? और यूएसए करना चाहता है इसको कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ, और यूएसएसआर करना चाहता है इसी काम को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी पुराने समय से एस्टेब्लिश्ड है, यूएसएसआर की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी नया खिलाड़ी है, राइट? सो यहां पर फिर से आपके पास क्या आ जाता है, न्यू ऑर्डर वर्सेस ओल्ड ऑर्डर। ओल्ड ऑर्डर क्या है? ओल्ड ऑर्डर है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस ओल्ड ऑर्डर को प्रिजर्व करने का ठेका जो है वो ब्रिटेन फ्रांस के हाथ में था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो कमजोर हो गए, तो ये ठेका अब किसने उठाया? यूएसए ने। और दूसरी साइड न्यू ऑर्डर है सोशलिज्म कम्युनिज्म, राइट? कम्युनिज्म और सोशलिज्म, और इसको पूरी दुनिया में फैलाने का ठेका जो है वो उठाया किसने? यूएसएसआर। ठेका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि ये ठेका ही है, मतलब एक तरह का इन्होंने, मतलब समझ रहे हैं, करना तो ये इकोनॉमी और पॉलिटी को कंट्रोल ही करना चाहते हैं ताकि इनके अकॉर्डिंग चले, यूएसएसआर के अकॉर्डिंग चले। देखिए सोशलिज्म जो है वो, फिर सोशलिज्म का सेंटर या कम्युनिज्म का सेंटर यूएसएसआर में ही रहेगा ना, मॉस्को में रहेगा। और इधर जो है वो यूएसए चाहता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रहे, और क्योंकि विश्व युद्ध हुआ है, और विश्व युद्ध की वजह से जो कैपिटलिस्ट राष्ट्र उनकी इकोनॉमी चरमराई हुई है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है वो मोनोपोली क्रिएट करना, भले ही कैपिटलिज्म कितना ही बोलता हो कि मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देना, हमारी जो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है वो मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देना चाहता, लेकिन इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैपिटलिज्म जो है वो मोनोपोली की तरफ ही बढ़ता है, ठीक है? तो यूएसए चाहता है कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली मोनोपोलाइज्ड रखें हम, वर्ल्ड को अपने अकॉर्डिंग चलाएं। यानी कि ये दो ध्रुव हैं शक्तियों के, ये क्या हैं? दो पोल्स हैं शक्तियों के, ये दो ग्लोबल सुपर पावर उभर कर आई हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं तो धीरे धीरे आप कैचअप करेंगे, धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, ठीक है? टेंशन ना लीजिए। नाउ फिर से पढ़ते हैं इस पॉइंट को। while the Soviets sought to export communist ideology to other countries, सोवियत क्या चाहता है? एक्सपोर्ट करना चाहता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज को अदर कंट्रीज में, ताकि उनका बनाया हुआ जो ये कम्युनिस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर है ये सारे देशों में फैले, क्योंकि कम्युनिस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर से पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर सभी देशों में, या लगभग जो कि वेस्टर्न इंपेरियलिस्टिक शक्तियों द्वारा कॉलोनाइज्ड नेशन है, वहां पर तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फैली ही हुई है। ये नया ऑर्डर अब ये फैलाना चाहते हैं ऑफ द वर्ल्ड। द यूएस ट्राइड टू कंसोलिडेट, यूएस क्या कर रहा है? कंसोलिडेट इट्स ग्रिप ओवर द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड व्हाइल आल्सो ट्राइंग टू काउंटर बैलेंस द सोवियत इन्फ्लुएंस। यूएस क्या कर रहा है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो बना रहे, यूएस भी अपनी शक्ति को कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? सो नया ऑर्डर वर्सेस ओल्ड ऑर्डर, दोनों ही क्या चाहते हैं? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल, दोनों ही दूध के धुले नहीं है, ठीक है? ये मानना बेवकूफ़ी होगी कि यूएस जो है वो एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर है, या मतलब एक जो है वो हीरो कह लीजिए, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गेन्स चाहिए अपने अपने तरीके से। यूएस चाहता है कि जो बसाया सिस्टम है हम उससे कंट्रोल करें, यूएसएसआर चाहता है कि नहीं, हम अपना नया सिस्टम लेकर आएंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सारी लड़ाई ही मैंने आपको, देखो अभी तक सारी लड़ाई मैंने आपको यही समझाई है ना, कि अंत में आप कंक्लूड यही कर सकते हैं कि जो भी युद्ध था वो न्यू ऑर्डर वर्सेस ओल्ड ऑर्डर ही था, हर जगह पर लगता है ये फंडा, लगा कर देखिए। नाउ दिस सिचुएशन वेयर इन टू पावर चूज टू ऑपरेट बिहाइंड द सीन। अब देखिए खुलकर कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि यूएसए और यूएसएसआर लड़ रहे हैं आपस में,
तो दैट मीन्स डिप्लोमेटिक माध्यम से देशों को जो है वो देशों की इकोनॉमी को रेगुलेट करना, बर्बाद करना, आबाद करना, राइट, इन सारे जो है वो डिप्लोमेटिक माध्यम से बिहाइंड द सीन्स वो लड़ते रहे वाइल अवॉइडिंग एनी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, क्योंकि वो जानते थे कि अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ तो त्राही त्राही मच जाएगी। इज टर्म्ड एज द कोल्ड वॉर, इसको कोल्ड वॉर कहा गया है, राइट। तो आई होप कोल्ड वॉर आप समझते होंगे। यूएसए और यूएसएसआर, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह राष्ट्रों की इकोनॉमी को कंट्रोल किया उन्होंने, उसको हमने कोल्ड वॉर कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिएगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का पीरियड कब से कब तक है, आगे अलग से कोल्ड वॉर पे सेशन लूंगा, वहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतिहासकारों में मतभेद है इसको लेकर। तो आप मुख्य तौर पर मान सकते हैं कि 1945 से लेकर 1990 या 91 तक आपका कोल्ड वॉर का पीरियड रहा है, ठीक है। Now, during the period of Cold War, there was a cutthroat competition between the two powers. कौन कौन सी, यूएसए एंड यूएसएसआर, फॉर इंक्रीज्ड टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन। देखिए, अब दोनों को क्या करना है, दोनों को ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रों को अपने इन्फ्लुएंस में लाना है। दैट मीन्स उनको, आप किसी और राष्ट्र को कैसे अपने इन्फ्लुएंस में लाएंगे, जब आप उसकी इकोनॉमी में उसको मुनाफा कमा के देंगे। और इकोनॉमी में मुनाफा कैसे आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। और बेटर, जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, ताकि अगर आपकी मशीन्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, ठीक है। सो इंक्रीज्ड इन टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो किसमें हुआ, टेक्नोलॉजी में। टेक डेवलप किया गया, क्योंकि टेक डेवलप होगी तो मशीनरी डेवलप होंगी, मशीनरी डेवलप होंगी तो बेटर इंडस्ट्रीज इंस्टॉल होंगी, बेटर इंडस्ट्रीज इंस्टॉल होंगी तो इकोनॉमी तेजी से बूम पकड़ेगी। नॉट जस्ट टेक, लेकिन जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इस पर ज्यादा खास बात नहीं की जाती है, लेकिन इकोनॉमिक थ्योरीज, ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे जो है वो इकोनॉमिक थ्योरीज डेवलप की गई। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे पता चला कि क्या करने पर क्या असर पड़ता है ग्लोबल स्फीयर में, राइट। तो डेटा इकट्ठा किया गया, ठीक है, हर देश का डेटा इकट्ठा किया, आज भी किया जा रहा है। गूगल आपको क्या लगता है क्या करता है, राइट। सो डेटा इकट्ठा करने का काम जो है वो चलता है, जिससे क्या हो सके, थ्योरीज, और खास तौर पे मैं आपको वर्ड्स बताता हूं क्या क्या डेवलप, एल्गो, ऐसी एल्गोरिदम्स डेवलप हो सके जो कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लें कि सही समय पर क्या स्टेप लेना है, या एटलीस्ट बता दें कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ताकि समय ना बर्बाद हो। तो एल्गोरिदम्स डेवलप करने के लिए डेटा चाहिए, और डेटा एक्वायर करने के लिए गूगल जैसी कंपनीज को प्रमोट किया गया है, राइट। खैर, उस पर हम आगे आकर बढ़ेंगे, अंत में आपको बताऊंगा, मतलब जब हम क्लाइमैक्स में पहुंच जाएंगे ना वर्ल्ड हिस्ट्री के, ठीक है, तब आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ आएंगी। खैर, सो टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन में, ठीक है, लीडिंग टू कल्मिनेशन ऑफ सेवरल डेवलपमेंट्स। क्या क्या डेवलपमेंट हुई, लाइक इंप्रोवाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स को इंप्रोवाइज किया गया, पहले तो न्यूक्लियर फिशन, फिर फ्यूजन वेपन भी बनाए गए, बहुत सारे वेपन्स टेस्ट किए दोनों ने, यूएसए ने भी और यूएसएसआर ने भी। और यूएसए और यूएसएसआर के चलते बीच में अन्य कई राष्ट्रों ने जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया और अपने आप को एक न्यूक्लियर राष्ट्र के रूप में एस्टेब्लिश किया। सो न्यूक्लियर राष्ट्र क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आगे आने वाले सेशन में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, राइट। न्यूक्लियर वेपन्स। नाउ द एडवेंट ऑफ स्पेस एज, उसके बाद स्पेस, मतलब स्पेस में कौन जाएगा, जल्दी जाएगा, कौन यूएसए जाएगा या यूएसएसआर जाएगा, बहुत होड़ लगी। सो स्पेस एज के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, जो कि एक कंप्यूटर आज हमारी जेब में रहता है मोबाइल फोन के रूप में, कंप्यूटर पहले पूरे कमरे कमरे, बड़े बड़े घर जितने बड़े हुआ करते थे। सो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुई इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप शुरुआत मान सकते हैं डायोड से। तो डायोड से लेकर एक सुपर कंप्यूटर तक जो हम पहुंचे हैं आज, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, ये किसकी देन है, ये कोल्ड वॉर की ही देन है। ऑटोमोबाइल का डेवलपमेंट हुआ। देखिए, और अगर आप टॉप 10 बिजनेसेस ढूंढेंगे ना, मतलब ग्लोबल ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से ऑटोमोबाइल आपको जो है वो टॉप 10 में मिल जाएगा, ठीक है। सो यूएसए खुद एक बहुत बड़ा, जो जनरल मोटर्स है यूएसए का, बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। जर्मनी में आपका फोक्सवैगन हो गया, बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल, मतलब जो है वो क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस करता है, दुनिया भर में उनकी गाड़ियां बिकती हैं। जापान में टोयोटा हो गया, दुनिया भर का प्रोडक्शन है उनका, ठीक है। इनफैक्ट टोयोटा का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, सबसे ज्यादा गाड़ियां टोयोटा की बिक रही हैं, है ना।
सो ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, हर चीज को मशीनी तौर पर मैन्युफैक्चर किया जाने लगा। ठीक है, जैसे जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो कैरी बैग्स होते हैं, जो पहले घर में हाथ से बनाए जाते थे, उनके लिए भी मशीन है। ठीक है, पैक्ड कैंड फूड, पैक्ड फूड जो है वो आया। ठीक है, पैकेजिंग डेवलप हुई, हर चीज को पैकेजिंग करके बेचना। सो दैट मीन्स हर पॉसिबल चीज को, हर जितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं उनको जो है वो किसी ना किसी तरह से मैन्युफैक्चर करने का काम जो है वो मास लेवल पर मैन्युफैक्चर करने के लिए उनके लिए इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया। सो दैट मीन्स इंडस्ट्रियल बूम आया, नॉट जस्ट इन यूएसए एंड यूएसएसआर बट द कंट्रीज दैट वर एफिलिएटेड विद देम। अब हमें यह देखना है कि किस यूएसए की वजह से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है या यूएसएसआर की वजह से, वो हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा प्रोवाइडिंग एनॉर्मस कैपेबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन इन वॉर टू दीज कंट्रीज। ठीक है, कम्युनिकेशन के जो डिवाइसेज हैं डेवलप हुए, टेलीफोन धीरे, आज आप देख ही रहे हैं इंटरनेट डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये इंटरनेट तक हम कैसे पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं, इन कोल्ड वॉर की वजह से ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये है हमारा मैप। ठीक है, 1953 का मैप आप देख रहे हैं। अब ये नेटो क्या है, नेटो के मेंबर्स कौन है, वेस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न कॉलोनीज, यूएसएसआर एंड सैटेलाइट स्टेट्स एंड यूएसएसआर अलाइंड। तो ये हम धीरे धीरे एस्टेब्लिश करते हैं क्या है। ठीक है, सो नेटो तो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे कि नेटो क्या है, नेटो को मैं अलग से समझाऊंगा आपको। तो बेसिकली यहां पर आपको क्या देखना है कि यूएसए और यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में कौन कौन से देश हैं। तो जो आपको ब्लू शेड में नजर आ रहे हैं ना, ये आपके यूएसए या कैपिटलिस्ट राष्ट्रों के इन्फ्लुएंस में है, और जो आपको रेड शेड में नजर आ रहे हैं ये आपके कम्युनिस्ट राष्ट्रों के इन्फ्लुएंस में है। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो दैट मीन्स कनाडा, यूएस पूरा, मेक्सिको, कैरेबियन जो मतलब देश हैं। ठीक है, उसके अलावा साउथ अमेरिका के देश, ये ग्रीन जो पूरा रीजन नजर आ रहा है ये क्या है, ये कॉलोनीज हैं। कॉलोनीज किसकी, इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज है, आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। उसके अलावा इंडिया जो है वो अलाइंड नहीं है, नॉन अलाइंड रहा। नॉन अलाइनमेंट जो है वो इंडिया ने जो पॉलिसी रखी वो नॉन अलाइनमेंट की रखी, ना ही यूएसए के साथ और ना ही यूएसएसआर के साथ। तो जब मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस करवाऊंगा ना, तो इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के बारे में आपको समझाऊंगा। ये डच ईस्ट इंडीज आपको नॉन अलाइंड नजर आ रहा होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूएसए, नॉट यूएसए बट देखिए यहाँ पर वेस्टर्न अलाइंड है। ये वेस्टर्न शक्तियों के अलाइनमेंट में है। वेस्टर्न शक्तियां कौन कौन सी हैं आपकी, यूएसए और उसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। नॉट जस्ट दीज, लेकिन जर्मनी वगैरह, इन सबको आप वेस्टर्न कंट्रीज के रूप में मान सकते हैं। लेकिन बात करते हैं लाल छाया पर, ये जो लाल कंट्रीज है, राइट। तो यहां पर आपको दिख रहा है ये जो डार्कर शेड ऑफ रेड है, ये तो पूरा का पूरा रशिया है। ठीक है, पोलैंड आ गया, ईस्टर्न जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, बल्गेरिया, पूरा रशिया। ठीक है, ये रशिया इंक्लूडिंग कजाकिस्तान, और नीचे जो क्या बोलते हैं सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार। ये जो चाइना और म्यांमार क्या बोलते हैं, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया और अफगानिस्तान जो है ये यूएसएसआर के द्वारा अलाइंड है, ये यूएसएसआर के साथ जुड़े हैं, राइट। ये यूएसएसआर के सैटेलाइट स्टेट्स नहीं है। यूएसएसआर की सैटेलाइट स्टेट्स कौन कौन सी है, देखिए ये है आपका यूएसएसआर, और इसकी सैटेलाइट स्टेट्स है जैसे मैंने आपको बताया ईस्टर्न जर्मनी। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी क्या है आज आपको समझाऊंगा आपको मैं। पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ये रोमेनिया, बल्गेरिया। उसके अलावा यहां पर तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया। ठीक है, और यहां पर देखिए आपको नॉर्थ कोरिया, चाइना, म्यांमार और अफगानिस्तान नजर आएगा आपको, यूएसएसआर के साथ अलाइंड है। और साउथ कोरिया आपको नजर आएगा कि ये किसके साथ है अलाइंड, ये वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अलाइंड है। ठीक है, और जो ग्रीन नेशंस हैं ये अभी भी कॉलोनीज हैं, तो जो कॉलोनीज हैं वो ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अलाइंड हैं। सो इस तरह जो है वो कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया बटी हुई थी। तो ये लाल दुनिया और नीली दुनिया जो है वो आप मान सकते हैं कैपिटलिस्ट राष्ट्र हैं, और जो लाल दुनिया है वो कम्युनिस्ट राष्ट्र है। समझ आया आपको ये मैप, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखते हैं यूरोप, खास यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में यूएसएसआर का इंपैक्ट किन राष्ट्रों में है, तो इस मैप को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए सोवियत यूनियन की बात करें तो ये रीजन तो सोवियत यूनियन है ही। ठीक है, यहां पर आपका सेंट पीटर्सबर्ग है, इधर आपका मॉस्को है, इधर आपका क्रुस्क है, इधर आपका स्टालिनग्रेड है। ठीक है, तो ये तो यूएसएसआर है ही।
अब यूएसएसआर के साथ यूरोप की ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो यूएसएसआर के साथ अलाइंड हैं, जुड़ी हैं? तो उनमें आता है आपका वेस्टर्न जर्मनी, ठीक है, ये क्या है आपका वेस्टर्न जर्मनी, ये है आपका पोलैंड, ये आपका चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया और बुल्गारिया, ठीक है। ये कंट्रीज जो हैं वो किसके साथ अलाइंड हैं? यूरोप की ये कंट्रीज यूएसएसआर के साथ अलाइंड है। दैट मींस दीज ऑल कंट्रीज आर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, ठीक है। अब फॉर्मर यूएसएसआर अलाइंड कंट्री, जो पहले यूएसएसआर के साथ अलाइंड थी लेकिन अब नहीं है, तो उसमें आता है आपका अल्बेनिया। अल्बेनिया की ना यहां पर आप खास पोजीशन देखिए, ये आपका मेडिटेरेनियन सागर है, ये आपका एड्रियाटिक सागर है। सो अल्बेनिया का इटली के साथ जुड़े रहने का खास मतलब ये है कि अगर अल्बेनिया इटली के साथ जुड़ा रहता है तो एड्रियाटिक सी में जितना भी ट्रेड आएगा वो इटली जो है वो रेगुलेट कर सकता है। इसलिए अल्बेनिया जो है वो यूएसएसआर के चंगुल से छूटा और इटली के साथ जुड़ा, ताकि एड्रियाटिक सी में जो भी इंपोर्ट आएगा या एड्रियाटिक सी में जो भी शिप्स आएंगी उसको ये दोनों बैठ के यहां से रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन अलाइंड कंट्री यूगोस्लाविया, ये यूगोस्लाविया आपकी नॉन अलाइंड कंट्री है, ठीक है, यूगोस्लाविया। न्यूट्रल कंट्रीज देखिए कौन कौन सी है। फिनलैंड न्यूट्रल कंट्री है, ठीक है। उसके अलावा स्विट्जरलैंड न्यूट्रल कंट्री है, ये ना ही यूएसएसआर के साइड है और ना ही कैपिटलिस्ट राष्ट्रों के साइड है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ है, ठीक है। सो अच्छा, न्यूट्रल कंट्रीज फिनलैंड एंड स्विट्जरलैंड। न्यूट्रल कंट्रीज लेकिन वेस्टर्न अलाइंड है, वेस्टर्न अलाइंड लेकिन स्टिल न्यूट्रल है, तो ऑस्ट्रिया, आयरलैंड एंड स्वीडन। आयरलैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा, ये आपका स्वीडन आ गया, ठीक है, ये आपका आयरलैंड है एंड दिस इज योर ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब देखते हैं खास तौर पर जो यूरोप में वेस्टर्न अलाइंड कंट्रीज है, या ध्यान रखिएगा दिस मैप इज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद का यूरोप का मैप है ना। सो वेस्टर्न अलाइंड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यहां से शुरू हो जाते हैं, तो ये रही आपकी ग्रीस, ठीक है, टर्की, इटली, इटली इंक्लूडिंग द सिसिलीज, ठीक है, स्पेन, पोर्तुगल, फ्रांस, ये आपका बेल्जियम, नीदरलैंड, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहां पर, ये ईस्टर्न जर्मनी है, दिस इज ईस्टर्न जर्मनी नॉट वेस्टर्न जर्मनी, करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज ईस्टर्न जर्मनी, दिस इज वेस्टर्न जर्मनी, वेस्टर्न जर्मनी। और ऊपर आपका ये क्या है? दिस इज स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, और ये आपका ब्रिटेन तो है ही, ठीक है। यहां पर देख लीजिएगा ग्रीस, नॉर्वे, आइसलैंड, ये रहा आपका आइसलैंड, ये आपका आइसलैंड है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, यूके। फ्रांस, डेनमार्क, वेस्ट जर्मनी, इटली, टर्की, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, अच्छा यहां पर बीच में लग्जमबर्ग है, ये रहा लग्जमबर्ग, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज क्या हैं? ये आपकी वेस्टर्न अलाइंड कंट्रीज हैं यूरोप में वर्ल्ड वॉर टू के बाद। तो यहां से आपको पता चलता है कि किस तरह वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये कैपिटलिस्ट राष्ट्र हैं। ये ब्लू वाले सारे क्या हैं? ये ब्लू वाले सारे कैपिटलिस्ट राष्ट्र हैं, और ये रेड वाले या जो रेड के शेड में है ये सारे क्या हैं आपके? ये हैं आपके कम्युनिस्ट राष्ट्र, ठीक है। ये मैप आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। अब देखिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू यूरोप में किसकी बाउंड्रीज में चेंज आया है? तो जर्मनी की बाउंड्रीज में चेंज आया है। जर्मनी को वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में बांट दिया गया, और जो मैंने आपको वो पोलिश कॉरिडोर वाला हिस्सा बताया था वो पूरा पोलैंड को ही दे दिया गया। उसके अलावा पोलैंड, ईस्टर्न जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, बुल्गारिया, ये सारे देश जो है वो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में आए। तो ये बदलाव आया वर्ल्ड वॉर वन के बाद का जो यूरोप है वर्ल्ड वॉर टू के बाद के यूरोप में, राइट। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको आगे मैप भी दिखाऊंगा कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद यूरोप की क्या सिचुएशन थी और अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यूगोस्लाविया जो है वो डिसॉल्व हो गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ डीकोलोनाइजेशन हुआ, अगला इंपैक्ट क्या आता है? डीकोलोनाइजेशन आता है अगला इंपैक्ट, इसका वर्ल्ड वॉर टू का। एंड वेव ऑफ डेमोक्रेटिक चेंजेस, डेमोक्रेटिक चेंजेस जो है वो फैले, यानी कि जो जो कंट्रीज अपने आप को डीकोलोनाइज करती गई वहां पर चांसेस ये थे कि वैसे तो वहां पर डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश हो गई ज्यादातर देशों में, लेकिन कोशिश ये रही कि डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो, ठीक है। देखते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज गॉट फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कौन सी कंट्रीज जो कि कॉलोनाइज्ड थी वो आजाद हो गई और उनको डेमोक्रेसी मिल गई।
ना इंपीरियलिज्म खत्म हो गया। इंपीरियलिज्म खासतौर पर कौन सा, वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न हो, इंपीरियलिज्म खत्म हो गया, लेकिन एक नए तरीके का कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ जिसको हम इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन कहते हैं। और प्रेजेंट डे के जो इकोनॉमिस्ट या इतिहासकार या जो भी मतलब ग्लोबल ऑर्डर को स्टडी करने वाले लोग हैं वो भली भांति जानते हैं कि इकोनॉमिकली कॉलोनाइज, भले ही ये देश जो है वो इंपीरियलिस्टिक शक्तियों के चुंगल से छूट गए हों, लेकिन इकोनॉमिकली कॉलोनाइज्ड ये अभी भी है। इनकी इकोनॉमी जो है वो इंपीरियलिस्टिक देशों के चुंगल से नहीं निकली है। धीरे धीरे हम एस्टेब्लिश करेंगे उस कॉन्सेप्ट को भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नाउ इंपीरियलिस्ट कंट्रीज बिकेम वेरी वीक। इंपीरियलिस्ट कंट्रीज कौन कौन सी है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है। खासतौर पर ये 3 कंट्रीज बिकेम वेरी वीक, बहुत वीक हो गई आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि मैंने आपको बताया ही वर्ल्ड वॉर में उनके रिसोर्सेज का दोहन हुआ है। नाउ नेशनल मूवमेंट्स, अब अगर ये कंट्रीज कमजोर हो गई हैं तो इनकी कॉलोनीज जो है वो उनको धीरे धीरे समझ आने लगा कि अब हम आजाद हो सकते हैं, ये हमें सप्रेस करके नहीं रख सकते ना, राइट। अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म स्टार्टेड इन एशिया एंड अफ्रीका, ड्यू टू विच कंट्रीज लाइक, कौन कौन सी कंट्रीज आजाद हुई, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इजिप्ट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर से ये कंट्रीज जो है वो आजाद हो गई। एंड नॉट जस्ट दीज कंट्रीज, आगे मैं आपके माध्यम से बताता हूं कौन कौन सी कंट्रीज आजाद हुई, ठीक है। उसके अलावा एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस जो है वो आजाद हुए। इसको कहा जाता है इंडो चाइना। ये जो इंडो चाइना है ये आजाद हुआ किससे, फ्रांस से, राइट। गॉट फ्रीडम फ्रॉम फ्रेंच एम्पायर, ये हम भली भांति जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ 1938 एंड हम कॉलोनीज है उनके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। सो इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड और यूके। देखिए ये तो रहा आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनीज आपको थोड़ी सी यहां पर कनाडा में नजर आ रही है, क्योंकि 1931 के आसपास कनाडा भी आजाद हो गया था, ठीक है। सो आपको कनाडा, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब यूके की कॉलोनीज के रूप में नहीं नजर आएगा। अदरवाइज आप काउंट कर सकते हैं कि जो कनाडा है और साउथ अफ्रीका जो है और ऑस्ट्रेलिया भी किसकी कॉलोनी था, यूके की ही कॉलोनी था, ठीक है। सो यूके के एम्पायर में 1938 में क्या क्या है आपका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, बर्मा है और मलाया और सिंगापुर है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर ईडन और इधर जो है वो मैंडेट के रूप में, टर्की के मैंडेट के रूप में इराक तो मिला ही था, जॉर्डन वाला रीजन, इजिप्ट से लेकर सूडान, साउथ सूडान से लेकर ये सारे देश जो हैं वो अफ्रीका के, देख रहे हैं आप, ये सारे देश अफ्रीका के जो हैं वो किसके कंट्रोल में थे, ब्रिटेन के। 1938 यानी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले का सिनेरियो है। तो अफ्रीका में ब्रिटेन की पोजीशंस थी, इंडिया में ब्रिटेन की पोजीशंस थी और साउथ ईस्ट एशिया में मलाया, सिंगापुर, ब्रिटेन की पोजीशंस थी, ठीक है। फ्रांस की बात करें, अगला इंपीरियलिस्टिक नेशन है फ्रांस। तो फ्रांस की आपको क्लियरली नजर आ रही है सारी ब्लू रीजन, ये सारा अफ्रीका का फ्रांस का है। और इंडो चाइना, ये रहा इंडो चाइना, ये किसका है, फ्रांस का है। उसके अलावा ये आइलैंड्स जो हैं वो फ्रांस के, ठीक। पोर्टुगल की बात करें तो पोर्टुगल की आपको यहां पर नजर आएगी, देखिए अफ्रीका में कॉलोनीज हैं पोर्टुगल की, और आपको छोटे मोटे आइलैंड्स जो हैं वो यहां पर भी नजर आ जाएंगे पोर्टुगल के। उसके अलावा स्पेन जो है वो एक कॉलोनिस्ट रहा है, तो स्पेन की कॉलोनीज जो है वो लगभग छिन गई हैं, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर 1930, ऑटोमन एम्पायर आपका केवल टर्की तक सिमट कर रह गया, अनातोलिया वाले रीजन पर रह गया, राइट। डेनमार्क के पास जो है वो ग्रीनलैंड है ना, ज्यादा पोजीशंस नहीं है डेनमार्क के पास। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट के पास, ये रहे यूनाइटेड स्टेट्स सारे के सारे, अलास्का समेत। फिलीपींस वाला जो रीजन है वो स्पेन से छीनकर यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने कंट्रोल में किया है, तो ये फिलीपींस वाला रीजन। और अन्य यहां पर जो है वो, जैसे कि ये रहा आपका हवाई वाला जो आइलैंड्स है, ये किसके कंट्रोल में है, यूनाइटेड स्टेट के, ठीक है। उसके अलावा बेल्जियम की पोजीशंस देखें तो बहुत लिटिल है, ये रहा आपका कॉन्गो जो है वो बेल्जियम की पोजीशन है ना। इटली की पोजीशन देखी जाए तो आपका ये रीजन है, इटली की पोजीशन है, और यहां पर इथियोपिया के साइड में थोड़ी सी इटली की पोजीशन है। जर्मनी की पोजीशन देखी जाए तो जर्मनी की पोजीशंस 1938 तक छीन ली गई, ठीक है। जर्मनी की पोजीशन अब नहीं बची है, बहुत कम, यहां पर इधर ही है जर्मनी की पोजीशंस, ठीक है। सो दिस वाज द वर्ल्ड ऑफ 1938। 1938 में पूरी दुनिया में ये कॉलोनीज, और ये रहा देखा आपको यूएसएसआर, ये आपका यूएसएसआर है। यूएसएसआर में आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये देश तो हैं ही, ठीक है। इधर आपका कॉकस तक फैला हुआ है, और यहां पर आपका पोलैंड
से मतलब ईस्ट की तरफ, और थोड़ा सा रोमेनिया बुल्गारिया वाला रीजन भी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। ये सारा जो है वो यूएसएसआर के कंट्रोल में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये जापानीज है, देखिए जापान भी है यहाँ पर। जापान ने मंचूरिया कंट्रोल किया, बीजिंग तक पहुंच गया जापान। और जापान जो है वो ताइवान को कंट्रोल कर चुका है। अब धीरे धीरे जापान जो है वो अब बढ़ेगा इंपीरियलिस्टिक शक्ति के रूप में ना। अगला मैप मतलब धीरे धीरे जो है वो जापान इंडो चाइना को कंट्रोल करेगा, यानी फ्रेंच पोजेशंस को, बर्मा को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये डच ईस्ट इंडीज की है, ये सारी डच की है। अगर यहाँ पर मैप में नहीं दे रखा है तो ये रहा नीदरलैंड्स, देखिए नीदरलैंड्स रह गया ना, ये डच ईस्ट इंडीज है, ये डच ईस्ट इंडीज, ये पूरा पूरा नीदरलैंड का, ये सारे एरिया पर जापान कंट्रोल करेगा 38 के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम डीकॉलोनाइजेशन पढ़ रहे हैं। सो डीकॉलोनाइजेशन के लिए पहले मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कहां कहां पर कॉलोनीज एस्टेब्लिश्ड थी। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के 10 साल के बाद जो है वो कहां कहां से कॉलोनीज खत्म हो गई। अब देखिए नेक्स्ट मैप, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ 1959। तो आप देखिए 1959 में भारत पाकिस्तान आजाद हो गया, श्रीलंका आजाद हो गया, इंडो चाइना आजाद हो गया, डच ईस्ट इंडीज आजाद हो गया, ठीक है, चाइना आजाद हो गया, ठीक। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहां पर कि ये क्या बोलते हैं, अफ्रीका में इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, अबिसिनिया, सोमालिया, ये सारे आजाद हो गए, कॉन्गो वगैरह सब आजाद हो गया, ठीक है। यहां पर कनाडा में जो पोजीशंस थी वो भी आजाद हो गई, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, साउथ अफ्रीका, तो ये तो आजाद हो ही गए थे पहले। सो 1959 तक आते आते कॉलोनीज देखिए किसकी किसकी बची। इंग्लैंड और यूके की कॉलोनीज केवल यहां पर गुयाना वाला रीजन बचा, ठीक है। उसके अलावा बहुत छोटा सा जो है वो मलाया सिंगापुर वाला रीजन, डच ईस्ट इंडीज के पास बहुत छोटी सी पोजीशंस बची, ठीक है। यहां पर फ्रेंच पोजीशंस, ब्लू वाली फ्रेंच पोजीशंस मौजूद हैं, ठीक है। ये ग्रीन वाली आप मान सकते हैं पोर्टुगल, पोर्टुगल के पास पोजीशंस मौजूद हैं। इंग्लैंड की अभी थोड़ी सी पोजीशंस अफ्रीका में है, और यहां पर होमरूज वाले रीजन में मतलब जो ओमान यमन वाला रीजन है ये भी इंग्लैंड के कंट्रोल में 1959 तक। लेकिन आप देख रहे हैं मोस्टली कंट्रीज जो है वो डीकॉलोनाइज हो चुकी है। क्यों डीकॉलोनाइजेशन हुआ? क्योंकि यूके, फ्रांस, ठीक है, उसके अलावा ये सभी, पोर्टुगल हो, स्पेन हो, रशिया, यूएसएसआर, तो खैर अभी रशिया यूएसएसआर जो है वो ये चढ़ता हुआ है अभी, ठीक है। रशिया यूएसएसआर में आप देख रहे हैं एस्टोनिया, लात्विया, लुथियानिया, पोलैंड, ये सारा रीजन जो है वो रशिया यूएसएसआर ने अपने कंट्रोल में किया है। लेकिन जो अन्य कॉलोनिस्ट हैं, नीदरलैंड्स वगैरह है, बेल्जियम है, इन सब की कॉलोनीज छिन गई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनके पास पैसे रहे नहीं अपनी कॉलोनीज को रिटेन रखने के लिए। तो इनके कॉलोनीज में जो भी इनके गुलाम थे, जो भी इनके कॉलोनी के सब्जेक्ट थे, उन्होंने अपने आप को आजाद कर लिया, ठीक है। सो दिस वाज द वर्ल्ड ऑफ 1959 डीकॉलोनाइजेशन। अब बढ़ते हैं 1974 तक। देखिए 1974 के मैप में देखिए अफ्रीका लगभग पूरा डीकॉलोनाइज हो चुका है। क्या इंग्लैंड और यूके की आपको कोई पोजीशन नजर आ रही है? केवल साउथ अफ्रीका में छोटी सी पोजीशन है यूके की और फ्रांस की। अफ्रीका में फ्रांस की केवल यहां पर एक छोटी सी पोजीशन है, एक यहां पर, ठीक है। उसके अलावा ये पोजीशन थोड़ी सी बची किसकी? पोर्टुगल की, इधर है ना। जापान की पोजीशन सारी छीन ली गई, और इधर फ्रांस की कुछ पोजीशंस बची हैं, राइट। तो लगभग पूरी दुनिया क्या हो चुकी है? डीकॉलोनाइज हो चुकी है बाय 1974, राइट। लेकिन यूएसएसआर की अभी भी होल्डिंग्स जो है वो मौजूद है यहाँ पर, है ना। ये सारे राष्ट्र जो है वो यूएसएसआर से आजाद हो जाएंगे, ये अभी भी यूएसएसआर का हिस्सा है 1974 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखते हैं कि इंपैक्ट के तौर पर जो है वो जो पॉलिटिकल शक्तियां हैं उन्होंने किस तरह इकोनॉमी को खुद अपनी तरफ से रेगुलेट करने की कोशिश करी। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं ट्रूमैन्स डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। क्या मतलब है मेरे स्टेटमेंट का कि अपनी तरफ से इकोनॉमी को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? तो देखिए जितने भी यूरोपियन शक्तियां हैं वो, खासतौर पर जो इंपीरियलिस्टिक यूरोपियन शक्तियां हैं, वो उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। दैट मीन्स उनको जो है वो अब कर्जे में डूबे हुए हैं। कर्जे में किसके डूबे हुए हैं? नॉट जस्ट यूएसए के बट यूएसएसआर के भी। कुछ राष्ट्र यूएसए के कर्जे में, कुछ यूएसएसआर के कर्जे में, ठीक है। और उनका जो नुकसान हुआ है, नुकसान भरपाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको और लोन लेना पड़ रहा है। किससे? या तो यूएसए से या तो यूएसएसआर से।
सो जो पहले लोन दे देगा या पहले जो है वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर देगा इन यूरोपियन कंट्रीज को इकोनॉमिकली डेवलप या रिवाइव होने के लिए, वो उनकी इकोनॉमी को खुद से कंट्रोल कर सकता है। तो अभी तक मैंने आपको पहले से समझा दिया है कि यूएसए और यूएसएसआर तो चाहते ही हैं कि इनका जो है वो इकोनॉमिक कंट्रोल रहे पूरी दुनिया पे। तो आइए देखते हैं कि ट्रूमैन डिक्लेरेशन यूएसए की तरफ से किस तरह इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए पहला स्टेप उठाया गया। ठीक है, देखिएगा ना, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हेनरी ट्रूमन कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डिक्लेयर्ड टू सपोर्ट वॉर विक्टिम कंट्रीज ऑफ यूरोप इकोनॉमिकली सो एज टू स्टॉप द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, हेनरी ट्रूमन जो है वो प्रेसिडेंट है यूएसए के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उन्होंने कहा कि यूरोप में जितनी भी कंट्रीज युद्ध की वजह से जिनको नुकसान हुआ है उनको इकोनॉमिक हेल्प हम देंगे, ताकि यूएसएसआर ना दे दे और यूएसएसआर अपने इकोनॉमी के कंट्रोल में ना ले आए उन्हें। तो बेहतर यह रहेगा कि यूएसए अपनी इकोनॉमी के कंट्रोल में रखे उन्हें। ठीक है, स्टॉप द, समझ रहे हैं, यहां पर हमने लिखा है केवल कि टू स्टॉप द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म, बट यहां पर जो नहीं लिखी है बात वो ये भी है कि टू क्रिएट देयर ओन इन्फ्लुएंस। राइट नाउ दिस डिक्लेरेशन इज कॉल्ड ट्रूमैन्स डिक्लेरेशन, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम ऐसा करेंगे, है ना। द मेन पर्पस वॉज टू काउंटर सोवियत जियोपॉलिटिकल एक्सपेंशन। सोवियत जो है वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को जो बढ़ा रहा है, जियोपॉलिटिकल एक्सपेंशन जो है उसको काउंटर करने का। कैसे करने का? कि सोवियत जो है वो अपनी इकोनॉमी को नहीं थोप सके दूसरी कंट्रीज पर, तो हम ही उनकी इकोनॉमी को पहले रेगुलेट कर लेते हैं। द ट्रूमन डॉक्ट्रिन वॉज अ डिफैक्टो डिक्लेरेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ट्रूमन डॉक्ट्रिन वॉज अ डिफैक्टो डिक्लेरेशन ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब क्या था? कि बिहाइंड द सीन्स इकोनॉमी को मैनिपुलेट कर रहे हैं एक दूसरे के देशों की। ठीक है, बिहाइंड द सीन्स आप इकोनॉमिक वॉरफेयर तो कर रहे हैं, लेकिन ओपनली वॉरफेयर नहीं कर रहे, फील्ड में आकर नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, इसको कोल्ड वॉर कहा गया। और जो ट्रूमैन की डिक्लेरेशन है ये अमेरिका की तरफ से एक डिफैक्टो, क्योंकि ऑफिशियल डिक्लेरेशन तो कोल्ड वॉर की हुई नहीं, तो ट्रूमैन डिक्लेरेशन को डिफैक्टो डिक्लेरेशन इसलिए माना गया क्योंकि अकॉर्डिंग टू कोल्ड वॉर है क्या, कि यूएसए को यूएसएसआर की इकोनॉमी को नहीं मतलब मजबूत होने देना, और यूएसए नहीं चाहता कि यूएसएसआर जो है वो क्या करे, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डोमिनेट करे। सिमिलरली यूएसएसआर नहीं चाहता कि जो पुराना ऑर्डर है वो बना रहे, यूएसएसआर चाहता है कि नया ऑर्डर आए। राइट, ठीक है। सो अगर यूएसए अपनी तरफ से सबको इकोनॉमिक हेल्प दे रहा है, दैट मींस वो पुराना ऑर्डर बनाए रखना चाहता है, दैट इज कंसीडर्ड या दैट वाज कंसीडर्ड एज द डिफैक्टो डिक्लेरेशन ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नाउ ट्रूमैन्स एड्रेस आउटलाइंड द ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ यूएस कोल्ड वॉर फॉरेन पॉलिसी। देखिए ट्रूमैन का जो एड्रेस है, इसने जो नेशन को एड्रेस किया अपने डिक्लेरेशन को लेकर, उसमें यूएस की जो कोल्ड वॉर की फॉरेन पॉलिसी, वहां पर कोल्ड वॉर वर्ड नहीं यूज किया गया, लेकिन सबको पता था कि ये कोल्ड वॉर है। ठीक है, कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर इसलिए कहा गया क्योंकि ये वार्म वॉर नहीं है ना, खुले में आकर नहीं लड़ा गया, इसलिए इसको कोल्ड वॉर कहा गया। कई ये कहते हैं कि सर्दियों में लड़ा गया इसलिए कोल्ड वॉर कहा गया, ऐसा नहीं है, खुले में आकर नहीं लड़ा गया, बिहाइंड द सीन्स लड़ा गया, इसीलिए इसको कोल्ड वॉर कहा गया, है ना। Now, Soviet Union was the center of all communist activity and movements throughout the world. सबसे पहले तो ये डिक्लेयर किया किसने? ट्रूमैन ने, कि सोवियत यूनियन जो है वो पूरी दुनिया में जितनी भी कम्युनिस्ट एक्टिविटीज है उसका सेंटर है, और जो कम्युनिज्म है वो इकोनॉमी के लिए बहुत हानिकारक है और बहुत इविल है। ठीक है, कम्युनिज्म को कौमी या जो कम्युनिस्ट हैं उनको कौमी कहकर जो है वो पुकारा गया। राइट, और बहुत ईविल सिस्टम जो है वो कहा गया, इस तरह पोर्ट्रे किया गया। और आज भी जो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम है उसमें कम्युनिज्म का बहुत ईविल तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। वो ये नहीं बताता कि कैपिटल, वो ये पढ़ाते रहते हैं कि कम्युनिज्म की वजह से कितने लोगों की जान गई, लेकिन वो ये नहीं बताता कि कैपिटलिस्ट राष्ट्रों की वजह से भी कितने, उतने ही या हो सकता है कि उससे ज्यादा लोगों की जाने गई हैं, उसका डेटा जो है वो पब्लिश नहीं किया जाता। राइट, तो ये एक, समझ रहे हैं आप, एजुकेशन को भी एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर रह जाएंगे। राइट, सो मान के चलिए जो हमें भारत में एजुकेशन दी गई है, इट वाज अ पॉलिटिकल वेपन। राइट, हमें एक तरीके से, सभी लोगों को एक ही तरीके से सोचने के लिए ट्रेन किया गया, बचपन से एजुकेट किया गया। तो इसलिए मैं चाहता हूं, और इसलिए मैं हमेशा से आपको बोलता हूं कि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट कीजिए। राइट, एक ग्लोबल सेंस में सोचिए किसी एक मैटर को, तभी आप एक सही मायने में एक ब्यूरोक्रेट बन सकेंगे।
आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्युनिज्म, नेक्स्ट पॉइंट और क्या क्या था डिक्लेरेशन में? कम्युनिज्म कुड अटैक थ्रू आउटसाइड इन्वेजन और इंटरनल सबवर्जन। लोगों में भय पैदा किया गया, ठीक है, जिसको कॉमी कॉमी फियर या कम्युनिस्ट फियर कहा गया, कॉमी फियर कहा गया। लोगों में एक भय पैदा किया गया कि जो कम्युनिज्म है वो खा जाएगा राष्ट्रों को। वो आउटसाइड इन्वेजन तो करेगा ही, लेकिन वो देश के अंदर भी, क्योंकि देखिए जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि फ्रांस में कम्युनिस्ट लीडर्स नहीं थे, ब्रिटेन में कम्युनिस्ट लीडर्स नहीं थे, या जर्मनी में कम्युनिस्ट लीडर्स नहीं थे, यहां पर भी थे, लेकिन वो कम्युनिस्ट लीडर्स जो है वो अपनी शक्ति एस्टेब्लिश नहीं कर सके। भारत में भी कम्युनिस्ट लीडर्स हैं, आज भी पार्टी है भारत में, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो जरूरी नहीं है कि वो अपने आप को एक एस्टेब्लिश कर सके एक बड़ी शक्ति के रूप में। तो इसको इंटरनल सबवर्जन कहा गया कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो पार्टी एस्टेब्लिश करके लोगों को बहकाएंगे, ठीक है, वो आपको कैपिटलिज्म के खिलाफ, जैसे मैं भी कई बार कैपिटलिज्म के खिलाफ जो है वो कई सारे पॉइंट बोलता हूं, लेकिन कैपिटलिज्म एक बहुत नेसेसरी इवल है, क्योंकि वो एक ग्लोबल ऑर्डर है, राइट, वो नहीं तो और क्या वाली सिचुएशन है, ठीक है, वो एक ग्लोबल ऑर्डर है, वो बस गया है। तो अगर आप उसको रिप्लेस करते हैं तो उसकी जगह जो सिस्टम आएगा, अगर ऑप्शन कम्युनिज्म है तो कम्युनिज्म इज नॉट द ऑप्शन फॉर द मोमेंट, राइट। ग्लोबल जो ऑलरेडी कैपिटल एस्टेब्लिश कैपिटलिस्ट ग्लोबल ऑर्डर है उसको रिप्लेस करके आप कम्युनिज्म नहीं ला सकते, कम्युनिज्म में कमियां हैं, ठीक है, राइट। खैर आगे बढ़ते हैं, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की बहस तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि जब हम जितना भी ये वर्ल्ड वॉर वाला और पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जितना भी मॉडर्न वर्ल्ड का सिस्टम है, उसके बाद हम आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में हम पॉलिटिकल फिलॉसफीज के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, वहां पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि पहले सारे इवेंट्स आपको पता चल जाएं, फिर हम धीरे धीरे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म, इन सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे और उन इवेंट्स को लेकर आएंगे, ठीक है, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो। नाउ नेक्स्ट चीज देखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स नीडेड टू प्रोवाइड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू प्रोटेक्ट नेशंस फ्रॉम कम्युनिस्ट एग्रेशन। अब कम्युनिस्ट एग्रेशन से अगर रोकना चाहते हैं आप, यूरोपियन कंट्रीज को कम्युनिस्ट राष्ट्रों में कन्वर्ट होने से रोकना चाहता है यूएसए, तो यूएसए को उनकी इकोनॉमी को ना ही केवल मतलब रिजेनुएट करना पड़ेगा, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, कंट्रोल करना पड़ेगा इकोनॉमीज को। किनकी? उन यूरोपियन शक्तियों की इकोनॉमी को जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में ध्वस्त हुई हैं। तो दैट मीन्स यूएसए ने देना क्या शुरू किया, उन्हें लोन्स देने शुरू किए, ठीक है। अब लोन्स कैसे देने शुरू करें, आगे करते हैं उस पर बात। द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या था कि अगर यूएसएसआर या कम्युनिज्म को दुनिया में फैलने से रोकना है, तो ऐसी शक्तियां या ऐसे राष्ट्र जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो पस्त हो गई है, उनकी इकोनॉमी को रिजेनुएट करने के लिए यूएसए को उन्हें हर मुमकिन रिसोर्स प्रोवाइड करना चाहिए और करना पड़ेगा। दिस वाज द ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन and led in 1949 to the formation of NATO. So ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के तहत जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ है। तो नेटो के बारे में आगे आने वाले सेशन में पूरा डिटेल में समझाऊंगा नेटो क्या है, लेकिन नेटो जो है वो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की वजह से एस्टेब्लिश हुआ है, और नेटो की जो आइडियोलॉजी है वो यही है कि कम्युनिज्म को पूरी दुनिया में फैलने से रोकना है। तो ऐसे राष्ट्र जिनको वर्ल्ड वॉर 2 में हानि हुई है, उनकी इकोनॉमी को रिजुवेनेट करने का जो जिम्मा है वो किसको अपने सर पे उठाना पड़ेगा, यूनाइटेड स्टेट्स को, ठीक है। अब मिलिट्री अलायंस, ये एक मिलिट्री अलायंस है खास तौर पे। नेटो की खासियत ये है किस तरह लीग ऑफ नेशंस से अलग है, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस में कोई मिलिट्री अलायंस नहीं था। लीग ऑफ नेशंस में कोई ऐसी क्लियर बात नहीं कही गई थी कि जो लीग ऑफ नेशंस फैसले लेगा उसको एनफोर्स करने के लिए क्या वो शक्ति का प्रयोग करेंगे या नहीं, ऐसा कुछ खास प्रोविजन उसमें नहीं था। लेकिन नेटो के पास जो है वो रिलीफ फोर्सेस हैं, ठीक है, और नेटो आज भी इफेक्ट में है। सो लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे आप, दैट इज स्टिल इन इफेक्ट, ठीक है। व्हाट इज स्टिल इन इफेक्ट? द मिलिट्री अलायंस इज स्टिल इन इफेक्ट। सो नेटो में किस किस देश ने मिलिट्री अलायंस किया, ये आगे आने वाले सेशन में आपको मैं समझाऊंगा। बाकी एक मैप में आपको फिर से दिखा भी देता हूं, जिसमें आप देखेंगे कि नेटो के साथ कौन कौन सी कंट्रीज जुड़ी। खैर इनफैक्ट हम देख ही लेते हैं उस मैप को। ये देखिएगा, देखिए ये जो नेटो वाले मेंबर्स हैं, ठीक है। सो यहां पर आपको दिख रहा है यूएस, कनाडा, ठीक है, ग्रीनलैंड, उसके अलावा नॉर्वे, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, ठीक है, टर्की, ग्रीस, ये क्या है आपके नेटो के साथ जुड़े हुए राष्ट्र हैं। आइसलैंड भी नेटो के साथ जुड़ा हुआ राष्ट्र है, दिखा आपको, राइट। सो ये सारे राष्ट्र जो है वो नेटो के साथ जुड़े हैं, और नेटो
नेटो ने मतलब, और ये मिलिट्री अलायंस है, दैट मीन्स इन राष्ट्रों में से किसी को भी समस्या होगी तो बाकी सभी जो है वो क्या प्रोवाइड करेंगे, मिलिट्री असिस्टेंस। इन राष्ट्रों को अगर किसी को भी कोई इकोनॉमिक समस्या होती है तो बाकी सभी जो है वो मिलकर उस राष्ट्र की इकोनॉमिक समस्याओं को उभारने का काम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें समझ आया नेटो क्या है। अब हम देखते हैं द मार्शल प्लान। तो सबसे पहले यूएस के प्रेसिडेंट ने एक डॉक्ट्रिन पेश करी और अब उस डॉक्ट्रिन के बेस पर यूएस के फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्लान दिया जिसको मार्शल प्लान कहा गया। ये देखते हैं क्या है। So after the Second World War, when Truman's declaration happened, George Marshall, याद रखेंगे नाम ये, the US foreign minister made a plan to support war victims of Western countries। देखिएगा, अब ट्रूमैन ने तो ये कहा ना कि हम वॉर विक्टिम्स की मदद करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे, वो कैसे का जवाब जो है वो किसने दिया, मार्शल प्लान ने। और मार्शल प्लान किसने प्रिपेयर किया था, जॉर्ज मार्शल ने। और जॉर्ज मार्शल कौन था उस समय का, फॉरेन मिनिस्टर यूएस का। द प्लान इज नोन एज मार्शल प्लान एज इट वाज प्लान्ड बाय जॉर्ज मार्शल। ये तो हम समझ ही गए है ना, ऑब्वियस बात है। अब इस प्लान के तहत था क्या, अबाउट $13 बिलियन का जो है वो स्टिमुलस दिया जाने वाला था, राइट। वर स्पेंट बाय यूएस, नॉट जस्ट दिया जाने वाला था लेकिन खर्चा किया गया। $13 बिलियन, कौन से डॉलर्स, यूएस, वर स्पेंट बाय यूएस टू रिकंस्ट्रक्ट। देखिएगा, क्योंकि शहर के शहर तबाह हुए हैं, इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्रीज तबाह हो गई हैं। रिकंस्ट्रक्ट द यूरोपियन कंट्रीज डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। The goals of United States were to rebuild war-torn region, remove trade barriers, modernize industry, improve European prosperity and prevent spread of communism। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कम्युनिज्म को फैलने से रोकना है। देखिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ग्रीस, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सारी कंट्रीज हैं। आपके पास यूरोप का मैप है ना। पॉइंट मेरा ये है, पॉइंट ये है कि इन सभी कंट्रीज को क्या देना शुरू किया, यूएस ने। ठीक है, यहां पर जर्मनी के बाद, जर्मनी भी कौन सा, वेस्टर्न जर्मनी, ईस्टर्न जर्मनी, पोलैंड, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया और यूएसएसआर, और ऊपर जो है वो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब इन यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा देश की मदद जो कर दे, कौन कौन, यूएसए और यूएसएसआर, दोनों में होड़ है। कौन ज्यादा से ज्यादा देशों को इकोनॉमिक हेल्प दे सकता है ताकि वो कैपिटलिस्ट राष्ट्रों में, कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट राष्ट्रों में बदल जाएं। सो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने जो है वो मार्शल प्लान निकाला और बिड लगाई कि कौन कौन जो है वो इस $13 बिलियन से फायदा लेना चाहता है। और बहुत सारी कंट्रीज ने उसमें उस बिड मतलब रिक्वेस्ट डाली कि हमें भी दो, हमें भी दो। आगे मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाऊंगा किसको कितना मिला। ठीक है, इससे हुआ क्या, इससे यूएस ये चाहता था कि सबसे पहले तो वॉर की वजह से जितना भी नुकसान हुआ है वो रिबिल्ड हो। ठीक है, उसके अलावा ट्रेड बैरियर टूटे। अगर सभी जितनी भी कंट्रीज यूएसए से पैसा ले रही है ना, तो वो सभी कंट्रीज आपस में तो ट्रेड करेंगी लेकिन यूएसए से इंपोर्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा सामान, तो ट्रेड बैरियर टूटे। क्योंकि जितने ज्यादा लोग जो हैं वो ट्रेड में इन्वॉल्व होंगे और जितने ज्यादा लोग यूएसए की वजह से ट्रेड कर रहे होंगे, उतने ज्यादा कंट्रीज को जो है वो यूएसए अपने कंट्रोल में रख सकता है। और अगर यूएसए कंट्रोल में वो देश हैं तो ऑटोमेटिकली वो किसके कंट्रोल में नहीं है, कम्युनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। समझ रहे हैं, यूरोप में प्रोस्पेरिटी तो बढ़ानी है, क्योंकि अगर यूरोप में प्रोस्पेरिटी नहीं बढ़ेगी तो उनकी परचेजिंग शक्ति कैसे बढ़ेगी, और अगर उनकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो यूएस से एक्सपोर्ट कैसे करेगा, है ना। एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म को फैलने से तो रोकना ही है यूएस को। ये सारे फंडे मैंने आपको बता ही दिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ द मार्शल प्लान एड वाज डिवाइडेड अनइक्वली, सबको बराबर नहीं मिला। देखिएगा किसको कितना दिया गया, अमंग्स द पार्टिसिपेंट स्टेट्स एज इट वाज बेस्ड ऑन पर कैपिटा बेसिस, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर रखा गया। लेकिन पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर क्यों रखा गया, क्योंकि जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वो जल्दी प्रॉस्पर हो जाएगा और वो ज्यादा इंपोर्ट कर सकता है किससे, यूएस से। तो सिंपल सी बात है, यूएस उन्हीं देशों पर पैसा खर्च करेगा जो जल्दी अपने आप को इकोनॉमिकली यानी कि उनमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, सोसाइटी उनमें ऐसी है, उनका जो सोशल जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है वो ऐसा रहा है, क्योंकि वो जल्दी इंडस्ट्रियलाइज कर जाए अपने आप को। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यूके
हो गया, फ्रांस हो गया, और बेल्जियम हो गया, डेनमार्क है, ये सारे जो देश हैं ये जल्दी इकोनॉमिकली रिवाइव कर जाएंगे एज कंपेयर टू मोर मल्टी एथनिक कंट्रीज लाइक चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, और उसके अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी, युगोस्लाविया, ये सारे जो देश हैं, ये जो मल्टी एथनिक देश हैं, इन यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और यहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज वाला सिस्टम नहीं है, तो इनको जो है वो कम पैसे दिए, राइट। मेजर इंडस्ट्रियल पावर सच एज यूके, फ्रांस एंड वेस्ट जर्मनी वर आएगा, वर गिवन अ हायर शेयर ऑफ एड, ठीक है। द प्लान प्रमोटेड यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड फेडरलिज्म, क्या बढ़ाया उसने, यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। देखिए अब सभी के सभी राष्ट्र, आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, लिस्ट कर देता हूं मैं आपको, यूके हो गया, फ्रांस है, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, और बेल्जियम, डेनमार्क हो गया, वेस्ट जर्मनी, ठीक, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी देश हैं, ठीक है, इन सबको अगर यूएसए से मदद मिल रही है तो यूएसए की शर्त क्या है कि आप जो है वो आपस में ट्रेड करेंगे और मुझसे भी, हमसे भी इंपोर्ट करेंगे, ताकि एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बने यूएसए में। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनेगा तो यूएसए के लिए, नॉट यूएसए बट यूरोप में, और अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनेगा तो यूएसए के लिए इनको कंट्रोल, रेगुलेट, मैंडेट करना आसान हो जाएगा और इनको डिफेंड करना भी आसान हो जाएगा, किसके खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ, राइट। और फेडरलिज्म आए यहां पर, ठीक है, ये फेडरलिज्म वाला सिस्टम क्या है, यूरोपियन फेडरेशन क्या है या यूरोपियन यूनियन क्या है, आगे डिस्कस करेंगे ना। एंड क्रिएटेड अ मिक्सचर ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्राइवेट इकोनॉमी, किस तरह की प्राइवेट इकोनॉमी, सिमिलर टू दैट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बढ़ चढ़कर है, यानी कि राज्य या किसी राज परिवार के हाथ में नहीं है सिस्टम, बिजनेस जो है वो किन के हाथों में है, प्राइवेट बिजनेस ओनर्स के हाथ में है, नॉट ट्रेडिशनल, क्योंकि यूएस जो यूके है उसमें ट्रेडिशनल जो है वो क्या है, बर्जियोसी है, ट्रेडिशनल बर्जियोसी भी है, एरिस्टोक्रेसी भी है, वो सब लोग भी हैं, लेकिन उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से हैम्पर होता है सिस्टम, कैपिटलिज्म फल फूलता नहीं है। कैपिटलिज्म तब फलेगा फूलेगा जब ट्रेडिशनल बर्गियोसी से बाहर के लोग भी, यानी कि एक ओपन मार्केट होगा, ठीक है। सो जिस तरह यूनाइटेड स्टेट में एक ओपन मार्केट है, उसी तरीके का ओपन मार्केट यूके में, नॉट यूके बट यूरोप में एस्टेब्लिश किया गया। आगे देखते हैं, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी प्रोवाइडेड अ स्टिमुलेंट टू द यूएस इकोनॉमी, इससे यूएस इकोनॉमी भी डेवलप हुई, क्योंकि देखिए अगर इन यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी दुरुस्त होती है तो ये इंपोर्ट बढ़ाएंगे, और इंपोर्ट कौन देगा इनको, यूएसए, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाय एस्टेब्लिशिंग मार्केट्स फॉर यूरोपियन गुड्स के लिए मार्केट एस्टेब्लिश हो जाता है ना। आई होप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सिस्टम आप समझते होंगे, मैंने आपको मर्केंटाइल इकोनॉमी समझाई थी किस तरह काम करती है और क्यों एक्सपोर्ट बढ़ाना फायदेमंद रहता है, ठीक है, ताकि जो करेंसी का इन्फ्लक्स है वो एक एक्सपोर्टिंग कंट्री की तरफ बढ़े, ताकि वो अपने हिसाब से अन्य कंट्रीज की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सके। यही तो है इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन। यूएसए ने यूरोपियन कंट्रीज पर पॉलिटिकल अधिकरण थोड़ी किया है, लेकिन उनकी इकोनॉमी को मजबूर कर दिया है इतना कि वो यूएसए के कहे पर ही चलें। इसी को तो कहा गया इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द मैप, देखिएगा, यूरोपियन नेशंस ग्रांटेड एड अंडर मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के अंडर किन किन यूरोपियन कंट्रीज को एड मिली, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला तो है डिड नॉट अप्लाई, किसने अप्लाई नहीं किया, तो ऑब्वियसली यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने अप्लाई नहीं किया, जैसे कि कौन कौन सी, हंगरी, रोमेनिया, युगोस्लाविया, बुल्गारिया, अल्बेनिया। उसके अलावा ईस्टर्न जर्मनी ने अप्लाई नहीं किया, फिनलैंड ने भी अप्लाई नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट, किस किस को पैसा नहीं मिला। तो स्पेन ने अप्लाई किया, पैसा नहीं मिला, स्विट्जरलैंड ने अप्लाई किया, पैसा नहीं मिला, क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल कंट्रीज हैं, वर्ल्ड वॉर 1 से दोनों को ही नुकसान नहीं हुआ बिल्कुल भी, तो इनके अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होता है ना। जो ट्रूमैन का जो डिक्लेरेशन है वो क्या कहता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जिसको नुकसान हुआ है उन कंट्रीज को, उनकी इकोनॉमी को रिवाइव किया जाना है। स्पेन और स्विट्जरलैंड वर न्यूट्रल कंट्रीज,
ठीक है, अब देखते हैं अप्लाइड फॉर एड बट विड्रू एप्लीकेशन, अप्लाई किया लेकिन एप्लीकेशन विड्रू कर ली। अब देखिए पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया दोनों जो हैं वो यूएसएसआर के चेले हैं, और इन्होंने जो है वो मार्शल प्लान के तहत एड के लिए अप्लाई किया, लेकिन यूएसएसआर के प्रेशर में अपनी रिक्वेस्ट को विड्रू कर लिया। और अंत में आता है मार्शल एड रेसिपिएंट विद अमाउंट इन यूएस डॉलर, यूएस डॉलर्स में अमाउंट दी होगी। किस किस को मिला, तो देखिए आयरलैंड को 148 मिलियन डॉलर्स मिले, यूनाइटेड किंगडम को 3.2 बिलियन डॉलर, नीदरलैंड को 1.1 बिलियन, बेल्जियम और लग्जमबर्ग को टुगेदर 546 मिलियन, फ्रांस को 2.6 बिलियन, पोर्तुगल को 51 मिलियन, इटली को 1.5 बिलियन, ग्रीस को 707 मिलियन, टर्की को 225 मिलियन, ऑस्ट्रिया को 678 मिलियन, वेस्टर्न जर्मनी को 1.4 बिलियन, डेनमार्क को 273 बिलियन, नॉर्वे को 236 मिलियन, स्वीडन को 107 मिलियन, और टोटल अगर मिलाएं तो कहीं ना कहीं ये 13 बिलियन के आसपास बैठता है आंकड़ा। टोटल जो स्टिमुलस है 13 बिलियन डॉलर्स का था। इसमें आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम बिलियन में किस किस को है, जर्मनी को, फ्रांस को, इटली को, इनको बिलियन में है। क्यों है, क्योंकि यही कंट्रीज, नीदरलैंड्स को, इनको बिलियन में है क्योंकि यही कंट्रीज सबसे ज्यादा जो है वो जल्दी से अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करने की क्षमता रखती है। ठीक है, बाकी सब कंट्रीज को भी स्टिमुलस मिला लेकिन रिलेटिवली कम, राइट। सो ये आपका मैप बनता है यूरोपियन नेशंस जिनको मार्शल प्लान के तहत ग्रांट मिली। समझ गए आप। सो दैट मीन्स ये सारे जो देश हैं, ये सारे देश अब किसके कंट्रोल में है, ये सारे देश, इन सभी देशों की इकोनॉमी को रेगुलेट मैंडेट जो है वो कौन कर सकता है, यूएसए कर सकता है। सब यूएसए के डेप्ट में है अब ये, राइट। और यूएसए के डेप्ट में कौन कौन सी कंट्रीज नहीं है, ये जो कंट्रीज है ना अब ये यूएसए के डेप्ट में नहीं है। दैट मीन्स इन पर यूएसए का इकोनॉमिक कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आपका यूरोप जो है वो बट गया। देख रहे हैं आप, ये आपका ईस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न फ्रंट जिसको कहा जाता है, और ये आपका वेस्टर्न फ्रंट कहा जाता है इस रीजन को। ये वेस्टर्न फ्रंट की कंट्रीज है जिन्होंने यूएसए से पैसे लिया, जिन्होंने यूएसए से पैसे नहीं लिया, जो यूएसएसआर से पैसे ले रहे हैं वो वेस्टर्न ईस्टर्न फ्रंट है। आई होप ये ईस्टर्न फ्रंट वेस्टर्न फ्रंट, पैसे किसने किससे लिए, जो जिससे पैसे ले रहा है सिंपल सी बात है वो उसके उधार के सर्कल में फंस गया और अब उसकी इकोनॉमी को वो राष्ट्र कंट्रोल करेगा। ठीक है, इस तरह यूरोप को बांट लिया गया यूएसए और यूएसएसआर द्वारा। आगे बढ़ते हैं, द मोलोटोव प्लान। ठीक है, जिसको कॉमकॉन कहा गया, द मोलोटोव प्लान। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर यूएसए मार्शल प्लान लेकर आ रहा है तो जवाब में कुछ ना कुछ तो यूएसएसआर को करना पड़ेगा। सो जैसा यूएसए ने कहा कि हम आपको वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जिन राष्ट्रों को नुकसान हुआ है उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हम आपको पैसा देंगे, सिमिलरली यूएसएसआर ने भी कहा। ठीक है, सो टू कॉम्बैट द इफेक्ट्स ऑफ मार्शल प्लान की वजह से जो झुकाव हो गया था, यानी कि जो वेस्टर्न फ्रंट क्रिएट हो गया जो कि यूएसए की तरफ झुक गया पूरा, उसको काउंटर करने के लिए द यूएसएसआर डेवलप्ड इट्स ओन इकोनॉमिक प्लान नोन एज द मोलोटोव प्लान। इसको क्या कहा गया, मोलोटोव प्लान। टू सपोर्ट द यूरोपियन कंट्रीज एंड टू डेवलप देयर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड टू एड कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप दैट वर पॉलिटिकली इकोनॉमिकली अलाइंड विद सोवियत यूनियन। लेकिन किन कंट्रीज के साथ, जो सोवियत यूनियन के साथ जुड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, और साइड में कौन है यहां पर, ईस्टर्न जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, बुल्गारिया, यूगोस्लोवाकिया, ठीक है, और यूएसएसआर तो है ही। इन सभी कंट्रीज को स्टिमुलस प्रोवाइड करने का काम किसने किया, मोलोटोव प्लान के तहत यूएसएसआर ने। ठीक है ना, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ऐसा क्यों, जैसा कि मार्शल प्लान ने किया वैसा ही यूएसएसआर ने किया, ताकि अपने इकोनॉमिक सिस्टम में फंसा कर रखे इन देशों को। ठीक है, द यूएसएसआर हैड एस्टेब्लिश द काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, यानी सभी देश एक दूसरे को, जो जो राष्ट्र इस काउंसिल का हिस्सा होंगे वो एक दूसरे को मदद करेंगे, इकोनॉमिक मदद, राइट। एन इकोनॉमिक अलायंस ऑफ सोशलिस्ट कंट्रीज, इन सभी राष्ट्रों का नाम मैंने जो लिया है ये सारे क्या हैं, सोशलिस्ट कंट्रीज हैं। ठीक है, to provide the economic assistance to European countries in 1949। ठीक है, नॉट जस्ट दिस, लेकिन जो चाइना है, चाइना भी जो है वो सपोर्ट करेगा कहीं ना कहीं, किसकी, इन यूरोपियन कंट्रीज की।
और खुला ऑफर रखा गया कि जो अन्य अन्य जो कंट्रीज हैं वो भी अगर मदद चाहती हैं फाइनेंशियल तो ले हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। नो दिस प्लान वाज प्रपोज्ड बाय मोलोटोव। अब जिस तरह जॉर्ज मार्शल एक फॉरेन मिनिस्टर थे यूएसए के, उसी तरह मोलोटोव वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएसएसआर। सो इट वाज अ क्लियर केस ऑफ टिट फॉर टैट, राइट? समझे आप? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगली जो घटना घटी एज एन इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूएनओ, यूएनओ की एस्टेब्लिशमेंट हुई। लीग ऑफ, अब आप कहेंगे लीग ऑफ नेशंस थी तो पहले, लेकिन लीग ऑफ नेशंस वाज अ कंप्लीट एंड अटर फेलियर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट इट हैड इट्स ओन यूजेस, इसके अपने खुद के यूज थे, लेकिन इट वाज अ फेलियर इन ऑल। तो यूएनओ एस्टेब्लिश क्यों किया गया? ताकि ग्लोबल पीस एस्टेब्लिश किया जा सके। ठीक है, सो आफ्टर 1 मंथ ऑफ द एंड ऑफ द वॉर द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश हो गया। द एलाइज मेड श्योर टू इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ यूएन। यूएन ठीक से काम करे, लीग ऑफ नेशंस वाली गलतियां ना हो, तो इस बार एलाइज शक्तियों ने पूरी कोशिश करी। और कोशिश किस तरह करी कि जिस तरह लीग ऑफ नेशंस में ब्रिटेन और फ्रांस मोस्टली डोमिनेट कर रहे थे, इस बार यूनाइटेड नेशंस में 5 मुख्य राष्ट्र रखे गए। ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस में जिनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट? स्पेशली बाय स्प्लिटिंग द पावर अमंग 5 मेजर कंट्रीज। कौन कौन? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और यूएसएसआर। ये बहुत खास बात हुई कि पहली बार यूएसएसआर को इंटरनेशनल मंच पर कैपिटलिस्ट राष्ट्रों ने अपने साथ रखा। चाइना भी यूएसएसआर की तरह ही एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट नेशन है। ठीक है, तो यहां पर 3 कैपिटलिस्ट और 2 कम्युनिस्ट राष्ट्र जो हैं वो मुख्य शक्तियां बने यूएन के। सो दैट मींस ग्लोबल पीस जो है वो युद्ध किसके बीच में होगा? कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट राष्ट्र। अगला युद्ध किसके बीच में होगा? कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट राष्ट्रों के बीच में। यानी अभी तक ऐसा लग रहा था, 1945 के बाद ऐसा लग रहा था कि अगला युद्ध कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट राष्ट्रों के बीच में होगा। तो लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 2 ना हो, यूनाइटेड नेशंस भी एस्टेब्लिश की गई थी कि एक बार फिर से जो है वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसीलिए, और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इस बार क्लियरली दिख रहा था कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट राष्ट्रों में ना हो, तो ये 2 तरह के राष्ट्र आपस में ना भिड़े, इसीलिए जो दोनों तरह के राष्ट्रों की जो टॉप शक्तियां हैं उनको इंक्लूड किया गया यूएनओ में। सो दैट मींस इस बार यूएसएसआर को नहीं पीछे छोड़ा गया, जैसे लीग ऑफ नेशंस में यूएसएसआर को नहीं जोड़ा गया था। सो दैट वाज अ मिस्टेक, लीग ऑफ नेशंस की गलती थी यूएसएसआर को ना जोड़ना, राइट? तो इस बार यूएसएसआर और चाइना कम्युनिस्ट राष्ट्र, और दूसरी साइड यूके, फ्रांस और यूएस कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट राष्ट्र। ठीक है, समझते होंगे आप फंडा, ये है ना? तो देखिएगा, द एलाइज मेड श्योर टू इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ यूएन स्पेशली बाय स्प्लिटिंग द पावर अमंग 5 मेजर कंट्रीज इंस्टेड ऑफ जस्ट 2 और 3 एज इन द लीग ऑफ नेशंस। जैसे लीग ऑफ नेशंस में 2 और 3 कंट्रीज में बटा हुआ था। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जिस तरह लीग ऑफ नेशंस का ऑब्जेक्टिव मेन क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 ना हो, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 की नौबत ना आए। सो इसी तरह यूएन का भी क्या है मोटिव कि वर्ल्ड वॉर 3 तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, छोटे लेवल पर भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड, राइट? तो यूएनओ के बारे में अलग से सेशन लेंगे, कहां बनी, कैसे बनी, कौन कौन राष्ट्र बने, उन सबको हम अलग से सेशन लेंगे ना। अभी केवल हम इंपैक्ट के तौर पर देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ, राइट? अलग से इनको पढ़ेंगे। मोलोटोव प्लान, मार्शल प्लान, ट्रूमैन का जो एरा रहा है, इनको हम अलग से समझेंगे ना डिटेल में। ठीक है, ये मत सोचिए कि हो गया, हुआ नहीं। अभी यूएन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये जो मैप आपको नजर आ रहा है, इस मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं, वैसे क्लियरली यहां पर लिखा कुछ नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। ये यूनाइटेड नेशंस में जुड़े हुए जो राष्ट्र हैं उसका मैप है। तो ये सबसे पहले आप जो देख रहे हैं, जो लाइटेस्ट शेड ऑफ ग्रीन है, मैंने पहले ही बोला मुझे रंगों का नाम नहीं पता होता, तो आई विल कंसीडर इट टू बी द लाइटेस्ट शेड ऑफ ब्लूइश ग्रीन। तो 1945 में इनिशियली सबसे पहले जो जुड़े यूनाइटेड नेशन में राष्ट्र, वो कौन कौन से हैं? तो अमेरिकाज देख रहे हैं आप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के लगभग सभी राष्ट्र शुरू में ही जुड़ गए थे किसमें? यूनाइटेड नेशंस में।
उसके अलावा यूरोप में जो बड़ी शक्तियां हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, ठीक है, ये शुरू में ही जुड़ गए थे। उसके अलावा पोलैंड, रोमेनिया, बुल्गारिया, यूएसएसआर, ये शुरू में ही जुड़ गए थे। ठीक है, चाइना शुरू में जुड़ गया था, इंडिया शुरू में जुड़ गया था, पाकिस्तान देखिए शुरू में नहीं जुड़ा। पाकिस्तान आपका 1946 से 49 में जुड़ा है। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान 46-49 में जुड़े हैं, दिख रहा है आपको। सऊदी जुड़ गया था, देखिए सऊदी अरेबिया जो है वो 45 में जुड़ गया था, लेकिन ये जो क्या बोलते हैं, यमन ओमन वाले जो राष्ट्र हैं बाद में जुड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, इस शेड में यहाँ पर दिया हुआ है क्लियरली, 45 में कौन जुड़ा, 46 से 49 में कौन जुड़ा, 50 से 59 में, 60 से 69 में, 70 79, 80 से 89, ये डेकेड्स दे रखे हैं। उसके बाद 2010 के बाद, तो 2010 के बाद अफ्रीका में राष्ट्र जुड़े। ठीक है, 90 से 99 के बीच में यहाँ पर आपको बीच में जो नए राष्ट्र बने हैं, यूगोस्लाविया टूट के जो नया राष्ट्र बना, यूएसएसआर के टूटने के बाद जो नए राष्ट्र बने हैं, वो 90 से 99 के बीच में जुड़े हैं एक एक करके। तो खैर उन पर हम पहुंचेंगे। तो ये मैप मैं आपको जब यूएन डिटेल में पढ़ा रहा हूंगा ना, तब लेकर आऊंगा, और इस मैप को मैं आपको तब तफसील से, मतलब बिल्कुल तसल्ली से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है यार, अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल बेसिक आप देख सकते हैं इस मैप का। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज आती है पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस। तो जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी हुई थी वर्सलिज में, इस बार भी तो देखा जाना है ना कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी के साथ क्या किया जाए, या एलाइज के साथ या एक्सिस फोर्सेस के साथ क्या किया जाए। सो वहां तो जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 में वर्सलिज की ट्रीटी है, उसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 में पोट्सडैम की कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, पोट्सडैम कहाँ है, जर्मनी में ही है। तो आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर अ कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन पोट्सडैम, कहां पर, जर्मनी में, टू सेट अप पीस ट्रीटीज। देखिए वर्ल्ड वॉर 1 में करी गई थी हार्श ट्रीटीज, वर्ल्ड वॉर 2 में की गई पीस ट्रीटीज। वर्ल्ड वॉर 2 में कोशिश की गई कि इस बार जर्मनी पर हार्श ट्रीटीज ना हो। ठीक है, वैसे रही तो ट्रीटीज हार्श ही, लेकिन उसको दर्शाया नहीं गया, यानी क्योंकि फ्रांस ने जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 में ह्यूमिलिएट किया है, फ्रांस ने जो बार बार अड़ा रहा कि जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया जाए, उस तरह जो है वो इस बार किसी राष्ट्र ने बिहेव या रिएक्ट नहीं किया कि जर्मनी को हमें ह्यूमिलिएट करना है, लेकिन किया तो वही काम, जर्मनी की शक्ति को रिस्ट्रेंट करने का काम ही किया। ठीक है, द कंट्रीज दैट फॉट विद हिटलर, हिटलर के साथ लड़ने वाली कंट्रीज लॉस्ट टेरिटरी एंड हैड टू पे रेपरेशंस, उनको रेपरेशंस भी पे करने पड़े, उनकी टेरिटरीज भी छीनी गई। कंट्री कौन कौन सी, जर्मनी तो थी ही, इटली और जापान। तो इटली और जापान ने जो भी एरिया जीता था वो उनसे छीना गया, जर्मनी ने जो भी मैक्सिमम एरिया जीता था वो उनसे छीना गया, और जर्मनी को भी जो है वो 2 टुकड़ों में बांटा गया, वेस्टर्न जर्मनी और ईस्टर्न जर्मनी। आगे मैं आपको मैप में बताऊंगा। वेस्टर्न जर्मनी और ईस्टर्न जर्मनी भी फिर आपस में जो है वो बांट लिए गए इन बड़े राष्ट्रों द्वारा। कौन कौन, ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस और यूएसएसआर, है ना। नाउ जर्मनी एंड इट्स कैपिटल बर्लिन वर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, देखिए बर्लिन के भी 4 पार्ट किए गए, और जर्मनी के भी, देखिए जो पूरा जर्मनी देश है उसके वैसे तो 2 पार्ट किए गए, वेस्टर्न जर्मनी और ईस्टर्न जर्मनी। ईस्टर्न जर्मनी तो पूरा का पूरा यूएसएसआर के कंट्रोल में आया। वेस्टर्न जर्मनी के 4 पार्ट किए गए, जिसमें एक हिस्सा यूके को, एक हिस्सा यूएसए को, ठीक है, एक हिस्सा यूएसए को, एक हिस्सा फ्रांस को और एक हिस्सा यूएसएसआर को। ठीक है, और जो जर्मनी की कैपिटल है उसमें भी इसी तरह 4 हिस्से हुए। तो आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, राइट। ना द जोन्स वर टू बी कंट्रोल्ड बाय, किसने किसने कंट्रोल करे, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस एंड सोवियत यूनियन। द 3 वेस्टर्न अलाइज एंड सोवियत यूनियन डिसएग्रीड। अब देखिए 3 वेस्टर्न अलाइज है और दूसरी साइड सोवियत यूनियन है, तो आपस में ऑब्वियसली इनके डिसएग्रीमेंट रहे होंगे कि किस तरह बांटेंगे ये। इस डिसएग्रीमेंट की वजह से जो है वो हमें देखने को मिलता है बर्लिन में दीवार बना दी गई यूएसएसआर द्वारा। ठीक है, अब उस दीवार के बारे में भी बात करते हैं आगे। ठीक है, The 3 Western allies and Soviet Union disagreed on many things। many things में कैसे, कि कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन किसको मिलेगा, कौन सी जो है वो कोल माइंस किसको मिलेंगी, कौन सा मार्केट किसको मिलेगा, ये सारी चीजों पर जो है वो डिसएग्रीमेंट रहा। एंड एज टाइम वेंट ऑन जर्मनी वॉज डिवाइडेड इन 2 सेपरेट कंट्रीज। जर्मनी को 2 सेपरेट कंट्रीज में बांटा गया, पहले 4 में बांटा जा रहा था, फाइनली 2 में बांटा गया। कौन कौन सी, ईस्टर्न जर्मनी, वेस्टर्न जर्मनी। ठीक है, ईस्ट जर्मनी की बात करें तो ईस्ट जर्मनी जो यूएसएसआर की तरफ होगा, ठीक है, विच हैड अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। वेस्ट जर्मनी विच वाज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ऑब्वियसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर, और वेस्ट जर्मनी अ डेमोक्रेटिक स्टेट
ऑब्वियसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कैपिटलिस्ट नेशंस ना. बर्लिन वॉज, अब नॉट जस्ट जर्मनी वॉज डिवाइडेड but the capital Berlin was also divided into East and West Berlin. ठीक है. In June 1948, the Soviet Union tried to drive Western powers out of Berlin by blocking all routes to the city. For a whole year, the Allies flew in food, fuel and other things that the population need to survive. ठीक है. तो जो बर्लिन शहर है ना, उसको भी दो भागों में बांटा गया, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन. ठीक है. यूएसएसआर ने कोशिश करा कि पूरे के पूरे बर्लिन को हम कंट्रोल में कर लें. तो जो वेस्ट बर्लिन वाला हिस्सा है ना, यहां के लोगों को खास तौर पर ऊपर से, यानी कि पैराशूट के माध्यम से ऊपर से जेट उड़ते थे, जेट तो नहीं लेकिन प्लेन्स उड़ते थे, और वो पैराशूट के माध्यम से खाना, फ्यूल वगैरह प्रोवाइड करते थे. नॉट जस्ट पैराशूट, लेकिन मतलब एयर स्ट्रिप्स पे लैंड करके, यानी कि जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज को प्रोवाइड करना पड़ा, वो डायरेक्टली नहीं दे सकते थे सामान. ठीक है. Finally, Russians gave up and blockade ended. In 1961, the Russians built a wall around Berlin to stop their citizens from escaping to west. मैंने आपको बोला ना, ईस्ट बर्लिन की तरफ जो है वो 1961 में वॉल बना ली. किसने? यूएसएसआर ने, ताकि आई लॉस्ट द वर्ड देयर, यूएसएसआर ने वॉल बना ली ताकि जो सोवियत या जो कम्युनिस्ट देश में लोग रह रहे हैं वो कैपिटलिस्ट देश में क्या हो रहा है वहां पर एंजॉय ना कर सके. बेसिकली क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो ज्यादा जल्दी रिकवर कर गई एज कंपेयर टू सोशलिस्ट इकोनॉमी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी. तो यहां पर लोग ज्यादा प्रॉस्पर थे. नॉट जस्ट इन बर्लिन की बात कर रहा हूं मैं, बट होल ऑफ जर्मनी. ठीक है. जर्मनी में भी यही होड़ चलती रही. और नॉट जस्ट जर्मनी, लेकिन अन्य जो कम्युनिस्ट राष्ट्र हैं वो लोग, कम्युनिस्ट राष्ट्रों के जो लोग हैं वो कैपिटलिस्ट नेशन में माइग्रेट करना चाहते थे. इसीलिए पूरा आयरन कर्टन लगाया गया, एक पूरा पर्दा लगाया गया फेंसिंग का, ताकि जो कम्युनिस्ट नेशन में जो लोग रहते हैं वो कैपिटलिस्ट नेशन में ना मूव कर सकें. ठीक है. आगे देखते हैं. और प्रोपेगेंडा तो चले हैं धूमधाम से कि जो कम्युनिस्ट नेशन में जो है वो भूखमरी से लोग मर रहे हैं, कैपिटलिज्म बेहतर है. और सिमिलरली कम्युनिस्ट देशों में भी ऐसा प्रोपेगेंडा चला है कि कैपिटलिस्ट लोग जो है वो अपनी भूख मिटाते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं करते. तो वहां पर जो है वो जनता को कुछ नहीं मिलता, केवल जो 1% है वेल्दीएस्ट, केवल उनको जो है वो पैसा मिलता है सारा. तो ये कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट जो है वो प्रोपेगेंडा के रूप में भी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो है वो वॉर चल ही रहा है. आगे बढ़ते हैं. सो अब मैप्स के माध्यम से देखते हैं. सो दिस वाज द यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. वर्ल्ड वॉर वन के बाद का यूरोप है ये. इसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था. देखिए, सो ये थी जर्मनी की बाउंड्रीज. वर्ल्ड वॉर वन से पहले ये जर्मनी की बाउंड्रीज थी, ये वाली. ठीक है. जिसमें से ये पोलैंड कॉरिडोर वाला हिस्सा जो है वो पोलैंड को दे दिया गया. यही तो डिस्प्यूट था ना जर्मनी को कि पोलैंड कॉरिडोर हमें मिले, क्योंकि जर्मनी जो है वो ईस्टर्न जर्मनी और रिमेनिंग जर्मनी में बट गया था. एल्सास लॉरेन वाला रीजन फ्रांस को चला गया था. ठीक है. नए देश बने थे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, और उसके अलावा चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया, रोमेनिया का नया हिस्सा बना था. बुल्गारिया को कोस्टलाइन छीन ली गई थी बुल्गारिया से. ठीक है. अल्बेनिया को कोस्टलाइन दी गई थी, यूगोस्लाविया को कोस्टलाइन दी गई थी. इटली चाहता था कि ये पूरा रीजन, यहां तक का पूरा रीजन इटली को मिले, लेकिन इटली को केवल इतना रीजन मिला. इटली भी नाखुश था. ठीक है. सो ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद की सिचुएशन है. मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाई है. मैंने इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर सके कि वर्ल्ड वॉर वन से पहला क्या सिचुएशन था. क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन से पहले जर्मनी इतना बड़ा था, ये पूरा देश जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, ये पूरे जो है वो बल्कान कंट्रीज थे. ठीक है. और वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर टूटा था, जर्मनी से रीजन छीने गए थे, और जो रशियन एम्पायर है उसमें से फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड टूटकर बना था. ठीक है. और जो बल्कान कंट्रीज थे उसमें से जोड़कर जो है वो यूगोस्लाविया बना दिया गया था. तो वर्ल्ड वॉर वन से पहले का यूरोप और वर्ल्ड वॉर टू से बाद का यूरोप आपको, वर्ल्ड वॉर वन के बाद का यूरोप आपको इस मैप में नजर आ जाएगा. ठीक है. और ये मैप मैंने आपको कई बार बताया, अभी कई बार दिखाया. आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज द मैप ऑफ यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर टू के बाद का जो यूरोप है, अब इसमें देखिए क्लियरली क्या है. सो दिस इज दैट आयरन कर्टन जो मैं कह रहा हूं ना, कि पूरी की पूरी फेंसिंग लगाई गई, लोहे की फेंसिंग लगाई गई, ताकि जो कम्युनिस्ट राष्ट्रों में रहने वाले लोग हैं वो कैपिटलिस्ट राष्ट्रों में ना जा सके. ठीक है. यहां पर देखिए जर्मनी आपको नजर आ रहा है. दिस इज जर्मनी एंड दिस इज, कौन सा जर्मनी है ये वेस्टर्न जर्मनी है और ये ईस्टर्न जर्मनी है.
और जो बर्लिन है वो ईस्टर्न जर्मनी के अंदर है, बर्लिन के भी हिस्से किए गए। तो ईस्टर्न जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, बल्गेरिया और सोवियत यूनियन, ये सारे किसके कंट्रोल में? यूएसएसआर के कंट्रोल में। ठीक है, देखिए, सो यूरोपियन मेंबर्स ऑफ नेटो, नेटो के मेंबर कौन कौन है? फ्रांस, वेस्टर्न जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, इटली और ग्रीस, टर्की और ब्रिटेन तो है ही, ग्रेट ब्रिटेन। उसके अलावा न्यूट्रल कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो आयरलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड, देखिए कहाँ गया स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और फिनलैंड जो है वो आपकी क्या है? न्यूट्रल कंट्रीज है। सो दिस वाज द यूरोप ऑफ आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर टू के बाद। अब देखिए बर्लिन, बर्लिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ना कि जिस तरह देखिए पूरा ये जर्मनी था, दिस वाज होल ऑफ जर्मनी। जर्मनी को जिस तरह ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी में बांटा गया है, तो जर्मनी की कैपिटल जो बर्लिन है उसको भी कई हिस्सों में बांटा गया। देखिए जो ईस्ट बर्लिन है इट वाज अंडर सोवियत जोन, ठीक है, और जो वेस्ट बर्लिन है इसमें ऊपर आपको यूएसए का हिस्सा, सॉरी ये ऊपर जो है वो फ्रेंच का हिस्सा, ये यूके का हिस्सा और ये यूएसए का हिस्सा। जो बर्लिन है उसको भी 3-4 हिस्सों में बांटा हुआ है और पूरे जर्मनी को 2 हिस्से में बांटा हुआ है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये एक और मैप है जर्मनी का। ठीक है, सो जर्मनी में आप देख रहे हैं क्लियरली जर्मनी को 2 हिस्से में बांटा गया है। सो यहां पर आप देखिए ये यूएसए का हिस्सा, दिस इज यूएसए का हिस्सा, ठीक है, ये रशिया का हिस्सा, सो दिस इज यूएसएसआर का हिस्सा, ठीक है, ये फ्रांस का हिस्सा, फ्रांस से लगता हुआ हिस्सा ना, एल्सासे लॉरेन से लगता हुआ हिस्सा, ये रहा एल्सासे लॉरेन, ये फ्रांस का है, और ये हिस्सा ब्रिटेन का है क्योंकि ये नॉर्थ सी से लगता हुआ एरिया है। ठीक है, तो इस तरह जर्मनी को तो बांटा ही गया, लेकिन जो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन उसको भी बांटा गया। बर्लिन में जो ईस्ट बर्लिन है वो यूएसएसआर के कंट्रोल में, ठीक है, साउथ बर्लिन यूएसए के कंट्रोल में, और यहां पर देखिए आपको क्लियरली फ्रांस और यूके के कंट्रोल में नजर आ रहा है बर्लिन। इस तरह बर्लिन भी बांटा गया। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा कि किस तरह जर्मनी को वर्ल्ड वॉर टू के बाद जर्मनी को बांटा गया। सो दिस इज द मैप ऑफ जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि और क्या क्या इंपैक्ट रहे वर्ल्ड वॉर टू के। वर्ल्ड वॉर टू के इंपैक्ट ही तो समझ रहे हैं ना हम। नेक्स्ट इंपैक्ट रहा आपका न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स बेसिकली क्या है? न्यूरेमबर्ग इज अ सिटी इन जर्मनी। जितने भी जर्मन नाजी पार्टी के जो मेंबर्स बच गए थे जिंदा, जिन पर जो है वो ये केस चलाया गया कि वो वॉर क्राइम्स के गिल्टी हैं, उन्होंने जो वॉर क्राइम्स किए हैं युद्ध के दौरान, जो लोगों को अवैध तरीके से मारा है। यानी कि वॉर क्राइम में होता क्या है बेसिकली कि अगर आप किसी सैनिक को मार रहे हैं तो वो तो युद्ध का, वो वॉर क्राइम नहीं है, वो तो युद्ध का हिस्सा है। लेकिन आप सिविलियन पॉपुलेशन को मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तो वो वॉर क्राइम्स हैं। तो वॉर क्राइम्स के लिए जो है वो सजा देनी जरूरी थी, राइट। सो आफ्टर द वॉर मैनी नाजी लीडर्स, कई नाजी लीडर्स वर अरेस्टेड एंड पनिश्ड फॉर, दे वर डिक्लेयर्ड गिल्टी फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि हॉलोकॉस्ट किया उन्होंने, राइट। हॉलोकॉस्ट के बारे में आपको मैं अलग से सेशन लूंगा। द मोस्ट फेमस वॉर ट्रायल्स, अब देखिए वॉर ट्रायल्स जो है वो बहुत सारी हुई, लेकिन मोस्ट फेमस कौन सी है? न्यूरेमबर्ग की, जर्मनी में। दोज हु वर फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रूटल क्राइम्स वर सेंटेंस टू डेथ। सो वैसे तो कई जगह पर लोगों ने खुद भी फैसला कर दिया, जहां जहां पर जो मिले नाजी जर्मनी के लोग, उनको मारा है लोगों ने। अदरवाइज कानूनी तरीके से भी उनको जो है वो डेथ पेनल्टीज दी गई हैं और ओपनली उनको हैंग किया गया है, यानी फांसियां दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अन्य इंपैक्ट रहा वुमेन राइट पर। वुमेन राइट का इशू जो है वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत जोरों शोरों से उभर कर आया। क्यों? क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन में भी ज्यादातर जो 17-18 साल से ऊपर के जितने भी पुरुष हैं, जितने भी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी, उन्होंने अपने 17 से 18 साल के ऊपर के जितने भी पुरुष हैं उन सबको युद्ध में ड्राफ्ट करना शुरू किया। ठीक है, दैट मीन्स, और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज ने बूम पकड़ा, है ना। दूसरी चीज क्या हो रही है? इंडस्ट्रीज ने बूम पकड़ा है। ये वर्ल्ड वॉर टू और वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू दोनों की कहानी है, ये सेम बात है, राइट। दोनों में ड्राफ्टिंग हुई, सभी युवा से लेकर जितने भी एबल है, यानी कि मान लीजिए 50 साल के या 60 साल के जितने भी पुरुष हैं, उन सबको ड्राफ्ट कर लिया गया युद्ध में, उन सबको लड़ना ही पड़ा। तो दैट मीन्स पीछे क्या रह गया? पीछे रह गई केवल महिलाएं, वुमेन।
और इंडस्ट्रीज में बूम आता है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है युद्ध के दौरान। सो दैट मीन्स इन सभी इंडस्ट्रीज में लेबर की तरह काम करना शुरू किया किसने? वुमन ने। सो दैट मीन्स युद्ध के दौरान वुमन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई इंडस्ट्रीज के लिए। और अगर वुमेन इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट हो गई तो वुमेन की राइट्स की जो एडवोकेसी करने वाले जो लीडर्स हैं उन्होंने इस बात का फायदा उठाया, क्योंकि वुमेन की जरूरत थी तो वुमेन्स को राइट दिलाने की कोशिश की गई। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी, और इनफैक्ट अभी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब यही सभी पुरुष जो है वो युद्ध से लड़कर वापस आए और अब वुमेन की जगह इनको जो है वो रोजगार दिया जाने लगा, तो यहां पर बात उठी कि वुमेन के राइट्स होने चाहिए, उनसे आप रोजगार नहीं छीन सकते, राइट। सो वुमेन के राइट की जो है वो, यानी कि महिलाओं की नॉट जस्ट उनके लिए नौकरी के या रोजगार के राइट, लेकिन अन्य सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स भी वुमेन को मिलने चाहिए। इस बहस को बहुत ज्यादा प्रोपेल मिला वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो वैक्यूम क्रिएट हुआ लेबर्स का, उस वैक्यूम को फिल करने का जो है वो काम किसने किया है? वुमेन ने, राइट। सो आई होप ये फंडा आपको समझ आया होगा। The war also resulted in a major victory for women rights advocates. क्यों? क्योंकि during the war the government of every country made their men serve the military. During the war जो है वो कंस्क्रिप्शन लगा दिया जाता है, यानी आप अगर एबल हैं, लड़ सकते हैं और लड़ने की उम्र में यानी 17-18 से ऊपर गए हैं तो आपको सेना में भर्ती होना ही पड़ेगा। Since men had held most of the jobs at this time, ठीक है, the military draft left behind vacuum in factories, offices and farms. अब ज्यादातर रोजगार जो है वो पुरुष के हाथों में था 1938 तक। तो जैसे ही 39 में युद्ध में उतरे पुरुष, तो जॉब में वैक्यूम क्रिएट हो गया, और उस वैक्यूम को फिल किसने किया? ऑब्वियसली वुमेन ने। दिस वैक्यूम वाज फिल्ड बाय वुमेन, मेनी ऑफ हुम हैड नेवर वर्कड बिफोर, जिसमें ज्यादातर ने काम तो किया ही नहीं था क्योंकि ज्यादातर पुरुष काम कर रहे थे। एज द वॉर प्रोग्रेस्ड दीज वुमेन गेन्ड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। अब 1939 से 45 तक ये वुमेन जो है वो काम करती रही हैं, सो ये इंडिपेंडेंट हो गई ना, इनके पास पैसा आने लगा और इनको समझ आने लगा कि नहीं, हम भी काम करके जो है वो, हम केवल घर में मतलब रोटियां सेकने के लिए नहीं बने हैं, हम काम करके जो है वो अपना पैसा कमा सकते हैं और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो पेट्रियार्कल सिस्टम है उससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, by the time the fighting ended and the men returned, the women refused to give up their jobs. The government was forced to allow women to work and to increase equality in pay. वुमेन ने काम छोड़ने से मना कर दिया, बहुत स्ट्राइक्स हुई, दंगे हुए, और फाइनली जो रिजल्ट ये निकला कि अब गवर्नमेंट्स को मानना पड़ा कि वुमेन भी काम करे। क्योंकि देखिए, जब युद्ध होता है तब तो जरूरत होती है, जरूरत होता है तो आपने मान लिया, सभी ने मान लिया कि नहीं, महिलाओं से काम कराओ। लेकिन अब जरूरत नहीं है तो क्यों नहीं महिलाओं से काम कराया जा रहा, राइट। तो महिलाओं को बराबरी मिले रोजगार में, ऐसा नहीं है कि बाध्य किया जाए कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, जैसे युद्ध के दौरान बाध्य किया गया, काम करना ही पड़ेगा, तो युद्ध के बाद क्यों नहीं हम काम करें, राइट। और इक्वालिटी दी गई पे में, कोशिश की गई, एटलीस्ट आज तक वो इक्वालिटी एस्टेब्लिश नहीं हुई है लेकिन कोशिश जरूर की गई, राइट। सो यहां पर आके हमारे खत्म होते हैं। आज के लिए हमने केवल इतने पढ़े इंपैक्ट्स, आगे आने वाले सेशन में भी मैं बहुत सारे इंपैक्ट्स डिस्कस करूंगा, लेकिन ये मोटे मोटे इंपैक्ट्स हैं वर्ल्ड वॉर 2 के। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं ऊपर से। तो सबसे पहला हमने देखा कि जान की हानि हुई है ना, हैवी लॉस ऑफ लाइफ से हमने शुरू किया, पहला इंपैक्ट। दूसरा इंपैक्ट देखा हमने, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। ठीक है, तीसरा इंपैक्ट देखा हमने कि ट्रेड वीक हुआ। चौथा इंपैक्ट देखा हमने कि पूरी दुनिया दो हिस्से में बट गई, यूएसए और यूएसएसआर में, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट में। उसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए जो है वो क्या किया गया। अच्छा, पहले डीकॉलोनाइजेशन की बात करते हैं। डीकॉलोनाइजेशन हुआ, एक इंपैक्ट और है, डीकॉलोनाइजेशन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो दोनों राष्ट्रों द्वारा अपीजमेंट की पॉलिसी खेली गई, राइट, ताकि अपने अपने इकोनॉमिक जाल में फंसाया जा सके। तो ट्रूमैन डिक्लेरेशन, मार्शल प्लान, और दूसरी तरफ हमने मोलोटोव प्लान भी देखा। ठीक है, और अंत में यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट एक इंपैक्ट नजर आता है हमें। उसके अलावा पोस्टडैम जो कॉन्फ्रेंस है वो एक इंपैक्ट नजर आता है, राइट। और फिर जो सजा दी गई वॉर क्रिमिनल्स को, एक इंपैक्ट वो है। और अंत में वुमेन राइट जो है वो एक्टिविज्म शुरू हुआ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है, राइट। सो आज के टॉपिक को मैं यहां करता हूं खत्म। अगर आपको मजा आया पढ़ने में, आज का टॉपिक समझ आया, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट कर बताइएगा। उसके अलावा जो मैंने सवाल बीच में पूछे हैं उनका जब मुझे जवाब दीजिएगा, और फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा, अच्छा लगा या बुरा लगा सेशन। पिछले सेशंस अगर नहीं देखे हैं तो मैं हमेशा की तरह बोलता ही हूं, पिछले सेशंस देखिए,
आप अगर नहीं देखेंगे पिछले सेशंस तो मेरी पूरे पढ़ाने की फिलॉसफी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत मजा आएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, एक बार पढ़ना शुरू तो कीजिए मेरे साथ, बहुत मजा आएगा आपको मैं जो है वो मतलब डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मेरी ज्यादातर कोशिश यही रहती है, ठीक है। सो जुड़े रहिए, मेक श्योर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाएंगे, वहां पर आपको मेरे प्रीवियस सेशंस मिल जाएंगे, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं तो प्लेलिस्ट आ जाएगी विशाल चौहान स्टडी आईक्यू के नाम से, राइट। सेशंस को फॉलो कीजिए, थॉरली फॉलो करेंगे तभी आपका जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और रिवीजन का साइकिल मैंने हमेशा से कहा है, रिवाइज हमेशा करते ही रहिए, ठीक है। सो आज के सेशन को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूं, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। आगे हम देखेंगे अब इन्हीं चीजों का, ठीक है। नेटो क्या है, यूएनओ कैसे एस्टेब्लिश हुआ, अन्य ऑर्गेनाइजेशंस कैसी बनी, कोल्ड वॉर के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, इनको अब हम ग्रेटर डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आज के सेशन को कंक्लूड करता हूं, मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।